अच्छा भाई, हमने लास्ट क्लास में ऑफर की बात की थी, और ऑफर क्या होती है हमारी? ऑफर क्या होती है? जब हम किसी को विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग एन एक्सेप्टेंस, कि अगर वो एक्सेप्टेंस दे देता है तो वी विल बी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ये बात हमने की थी। फिर हमने बात की स्पेसिफिकली कि भाई कितने तरीके की ऑफर की टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास आपकी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर क्या होती है? जब आप, हाँ बोलो, एक्सप्रेस जब बोल के या लिख के करें, और इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। फिर हमने बात की जनरल और स्पेशल की। जनरल क्या होती है? तमाम पब्लिक को दी जा रही है ऑफर। उसमें एक कंडीशन है कि आपने क्या करना है, उसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। रिवॉर्ड के केस में हमने क्या कहा था कि इसमें जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि उसकी नोटिस में होना चाहिए कि जनरल ऑफर दी गई है। जिसपे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर फर्स्ट कर लें, मैं एक रिवॉर्ड के लिए, मेरा एक पेट गुम हो गया, मैं रिवॉर्ड अनाउंस कर रहा हूँ, द पार्टी हु इज मतलब सर्चिंग द पेट मस्ट हैव नोटिस ऑफ द ऑफर, ताकि वो उसको एक्सेप्ट करे। अगर उसकी नोटिस में नहीं है और वो कर रहा है तो वो वॉलंटरीली एक्ट कर रहा है। बात समझ रही है? और अगर स्पेसिफिक मैं दे रहा हूं तो उसका कानून क्या था कि मैंने अगर आपको ऑफर दी है तो ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑफर। मेरी ऑफर आपके लिए है तो आप ही उसको एक्सेप्ट करोगे, आपके अलावा कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर हमने बात की क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर की, और फिर हमने बात की किस चीज की? टेंडर ऑफर। फिर हमने इसके रूल पढ़ लिए थे। और काउंटर ऑफर नहीं, क्रॉस ऑफर ही होती है जो बिना सुने। देखो मैंने तुम्हें ऑफर दी कि भाई मैं तुम्हें ये वाला लैपटॉप 1 लाख रुपए में बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? ये मैंने तुम्हें ऑफर दे दी, तुमने काउंटर ऑफर मुझे दी, मैंने इसको नोटिस किया, तुम्हें नहीं, तुम्हें मैंने स्पेसिफिकली दी, बोल के दी ऑफर, तो नोटिस तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली आ रही है, ठीक है। अब ये जो ऑफर मैंने तुम्हें दी, तुमने उस पे मुझे काउंटर ऑफर दे दी कि भाई नहीं ये 1 लाख का नहीं है, ये मैं आपसे 90,000 में लूंगा। तुमने क्या दी मुझे? 90,000 की काउंटर ऑफर दे दी। अब जब तुमने जो काउंटर ऑफर दे दी, इसका एक इम्पैक्ट है लॉ में, और वो इम्पैक्ट ये है कि आपने जैसे ही मुझे काउंटर ऑफर दी, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गई। क्या हो गई? बोलना जरूरी है वर्डिंग का। ओरिजिनल ऑफर क्या हुई? लैप्स हो गई। तो अगर ये ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गई तो कानून ये कहता है कि मैंने आपकी ऑफर रिजेक्ट कर दी, नहीं 90,000 में नहीं बेचूंगा। फिर आपने मुझे कहा ठीक है मैं आपकी पुरानी ऑफर 1 लाख वाली को एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफर। बात समझ रहे हो? क्योंकि वंस एक ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गई, लैप्स हो गई, तो अब उसका स्टेटस 0 है। आपने जब काउंटर ऑफर दी तो आपकी ऑफर स्टैंड करेगी, मेरी ऑफर खत्म हो चुकी है। बात समझ रहे हो? अब तुमने अगर मुझे फर्ज कर लो तुमने 90,000 की मुझे ऑफर दी और मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर तुम मेरी ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेगोशिएशन देखो, मैंने अगर तुम्हारी बात मान ली तो ठीक है, अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, फर्स्ट कर लो तुम मुझे 1 लाख पे देने को तैयार हो, ये आ गया भाई साहब इन्होंने मुझसे कहा यार आपको ठीक है 1 लाख पे नहीं, मैं 1,10 में लूंगा आपसे, तो मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी ओरिजिनल ऑफर क्या हुई है? बोलो, मुंह से बोलना जरूरी है। क्या हुई है? लैप्स हो गई है। ओरिजिनल ऑफर एक बार लैप्स हो जाए तो उसको बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये लिख लो अपने पास। जैसे 2 मुल्कों के बाद दरमियान, जैसे 2 रीजन्स के दरमियान, जैसे यूके और यूरोप का जैसे ब्रेक्सिट हो रहा है, ठीक है, तो उन्होंने पहले से डिसाइड तो कर लिया कि हमें यूरोप को छोड़ना, और जैसे दोनों पार्टीज ने एक्सेप्शन का ऑफर हो गया, बट अब मतलब एक्सेप्ट ऑफर और एक्सेप्टेंस पहले से हो गई, उन्होंने खाली टर्म डिसाइड करनी है किस तरह होगी एक साल, तो वो मतलब वो पूरी चीज मतलब पहले से हो गई है, वो अभी नहीं मानी जाएगी ऑफर। नहीं एक्सेप्टेंस हो गई पूरी। और वैसे लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अगर आपको आपको ऑफर दी एंड देन यू गिव मी द काउंटर ऑफर, ठीक है ना? काउंटर ऑफर का इफेक्ट क्या है? ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गई है, अब ये स्टैंड नहीं करेगी, तो आप मेरी वंस यू गिव मी द काउंटर ऑफर, आप मेरी ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट बाद में, क्योंकि वो लैप्स हो चुकी है। हाँ देखो पहली बात ये है कि ये क्या कॉन्ट्रैक्ट एक का कॉन्ट्रैक्ट है क्या? इस पे कोई कंसिडरेशन है? ये वो वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? इस कॉन्ट्रैक्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर है?
अच्छा भाई, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इनविटेशन टू ट्रीट से इनविटेशन टू ऑफर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें देखने से तो लगता है कि ये क्या है, ऑफर है, लेकिन ये ऑफर नहीं है। उसमें हमने एडवर्टीजमेंट की बात कर ली थी। जल्दी से प्रिंसिपल बताओ, हमने एडवर्टीजमेंट का क्या प्रिंसिपल पढ़ा था? एडवर्टीजमेंट का हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कि एडवर्टीजमेंट जनरली ऑफर, जनरली बोलो भाई, जनरली ऑफर नॉट एन ऑफर। कब होती है? ओनली रिवॉर्ड के केस में ये क्या कहलाती है, ऑफर। ठीक है, जनरली ऑफर नहीं होती। पता तुमने अखबार का वो देखा होगा, क्लासिफाइड, ठीक है, जरूरत है कार, जरूरत है ये, जरूरत है टेक्नीशियन, ऐसा होता है। वो ऑफर नहीं होती है, वो आपको इनवाइट करते हैं कि आप आए और हमें ऑफर दें। वो ऑफर नहीं है, आपको इनवाइट किया जा रहा है कि भाई आप आओ और हमें ऑफर दो। आपने बताया कि भाई मेरे पास इस मॉडल की ये वाली गाड़ी है और ये मैं कीमत उसकी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो आपको ऑफर नहीं दे रहे हैं, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि मेरे एस्टिमेट में ये कीमत है, आप मुझे इसकी आके क्या दो, ऑफर दो। काउंटर ऑफर नहीं दो, ऑफर दो। ऑफर दी नहीं उसने आपको क्या दिया है, इनविटेशन टू ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, तुम पार्क व्हील पे जाते हो, वहां पे गाड़ी की फोटो, गाड़ी की तस्वीरें, गाड़ी के स्पेक, गाड़ी की प्राइस, सब कुछ मेंशन होता है। क्या वो ऑफर है? नो। वो क्या है? वो इनविटेशन टू ऑफर है। क्यों है? समझो इस चीज को। देखो, अगर मैं ऑफर दे दूं और उसको मैं ऑफर ट्रीट कर लूं, समझना इस पॉइंट को भाई, अगर मैं उसको ऑफर ट्रीट कर लूं तो एनीवन इस पूरे रूम में उसको कोई भी एक बटन दबा के एक्सेप्ट कर सकता है। आपने मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप नंबर था, हमने मैसेज किया मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, इन्होंने भी कर लिया, इन्होंने भी कर लिया। अब ये अगर तीन बंदों ने एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं किसके साथ बाउंड हूंगा? जवाब दो। चॉइस का मतलब है, देखो अगर मैं इसको ऑफर मान लूं और तुम्हारी एक्सेप्टेंस वैलिड है तो क्या बन गया? बोलो भाई, बोलो, क्या बन गया? तो इसका मतलब 3 कॉन्ट्रैक्ट बना दिए मैंने एक चीज पे। लॉजिकल नहीं है ना कि मेरा इनसे भी कॉन्ट्रैक्ट, मेरा आपसे भी कॉन्ट्रैक्ट, मेरा आपसे भी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं आपको चूज करता हूं तो इनके साथ मेरा क्या हुआ? ब्रीच हो गया। और अगर आपको चूज करता हूं तो आपके साथ क्या हुआ? तो ये तो गलत बात हो गई ना भाई। ठीक है, तो अब आप तीनों का स्टेटस क्या है? यू आर गिविंग मी ऑफर एंड आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट हिज ऑफर, हर ऑफर और हिज ऑफर। बात क्लियर है? ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला होता है ऑफर, तो उसमें तो इनविटेशन नहीं होती, उसमें तो जो पहले गया उसके साथ। देखो, आपके जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी होता है तो उसमें भी, जैसे आप फर्स्ट कर लो शॉप में जाते हो, तो शॉप में अब जब अभी पढ़ोगे तो शॉप में जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स होती है वो ऑफर नहीं होती। आप जाओगे, उसको बोलोगे मैं आपसे खरीदना चाह रहा हूँ, वो अगर आपको बेचने में तैयार है तो ओके है, नहीं बेचेगा तो आपको उसकी कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। उसने प्राइस टैग भी लगाया हुआ है, डिस्प्ले भी किया गया है, इंटेंशन भी है सेल करने की, तो वो ऑफर जनरली नहीं होती। क्लियर है? ठीक है, में होते जो ऑफर तो ऑफर आते हैं, सब पॉइंट पे आते हैं, सारे पॉइंट पे आते हैं। अभी एक पहला पॉइंट समझ आ गई, ये हम पढ़ चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं प्राइस इंक्वायरी की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? प्राइस इंक्वायरी। प्राइस इंक्वायरी क्या होती है? किसी चीज की प्राइस को इंक्वायर करना, किसी चीज की प्राइस को इंक्वायर करना। भाई मैंने आपसे, अब तो व्हाट्सएप पे बिजनेस अकाउंट खोले हुए ना, मैंने आपसे कहा कि भाई ये लैपटॉप का मॉडल है, ठीक है, मैंने मॉडल दिया आपको और बोला भाई इसकी प्राइस बता दे मुझे। उसने आपको लिख के दे दिया क्या? 1 लाख रुपए। आपने कहा कि ठीक है, ओके डन, प्लीज डिलीवर। ठीक है, अब ये क्या है? ऑफर है या एक्सेप्टेंस है? ये ऑफर है। क्यों? देखो, उसने आपने उससे प्राइस इंक्वायरी पूछी, उसने आपको प्राइस की इंक्वायरी करके बता दिया कि भाई इसकी प्राइस 1 लाख रुपए। क्या उसने आपको ऑफर की कि मैं आपको लैपटॉप बेचना चाहता हूं? बोलो, जवाब दो, जवाब। आप बेसिकली उसको ऑफर कर रहे हो कि ठीक है ये 1 लाख में मैं खरीदने को तैयार हूं, मुझे आप ये 1 लाख रुपए में बेच दो। क्यों? देखो, हो सकता है कि उसके पास ये मॉडल तो पड़ा, आपने प्राइस पूछी, उसने प्राइस बता दी, हो सकता है उसका इन्वेंट्री ना हो उस वक्त, तो आप उसको बाउंड नहीं कर सकते। बात क्लियर है? तो प्राइस इंक्वायरी क्या होती है? आपकी ऑफर नहीं होती, ये क्या चीज होती है? इन्विटेशन टू ऑफर। आपको उसने प्राइस इंक्वायरी पे प्राइस बता दी,
अब वो आपको प्राइस पता है, अब आपके ऊपर है इधर आप उसको ऑफर देते हैं या नहीं देते हैं। सर अगर हमने ऑफर दे दी ओके डन, अब उसकी तो एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें, वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, कंफर्म कर देगा वो एक्सेप्ट करेगा, अब उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना फिर तो। बात समझ रहे हो? लेकिन स्टेप क्या है, तुम्हें तो लग रहा है कि तुमने एक्सेप्टेंस दे दी, लीगल टर्म में एक्सेप्टेंस। अच्छा, तुम्हें ये आमतौर पे नजर भी नहीं आएगा कि कब कॉन्ट्रैक्ट हुआ कब नहीं हुआ। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो बंदा बेचने बैठा हुआ है, ठीक है। ये प्रॉब्लम कब आएगी? जब आएगी जब आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, तो ऑफर कब थी और कब नहीं थी। क्योंकि अगर ये फर्ज कर लो ऑफर मान ली जाए तो एक प्रॉब्लम आ सकता है, और भाई उसने आपकी प्राइस इंक्वायरी पे जवाब दिया है, आपने पूछा भाई ये गाड़ी कितने की है, आपने कहा 20 लाख रुपए की। आप उसने ऑफर तो नहीं देना कि मैं बेचना चाह रहा हूँ आपको, लेकिन उसकी इंटेंशन कुछ नहीं है, इंटेंशन है बट वो आपको बेचना चाह रहा है, नहीं बेचना चाह रहा, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो आप उसको बाउंड नहीं करते। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कानून का क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑफर एक्सेप्ट, वो ये है कि भाई आप किस पॉइंट पे उसको बाउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके तरफ पढ़ो, एक केस लॉ है हार्वी वर्सेस फेसी। A response to price inquiry is not an offer for sale. Harvey sent a telegram to Facey which stated, "Will you sell us bumper hall pen? Telegraph lowest cash price, answer paid." Facey replied by telegram, "Lowest price for bumper hall pen is 900 pound." Harvey मिल गया सबको? आगे चले, एक मिनट, पेज नंबर अगर खोलना है 1 2 3 4 4, पेज नंबर 4 पे आ जाओ, प्राइस इंक्वायरीज, ठीक है। पेज नंबर 5 पे आ जाए भाई। Harvey sent a telegram to Facey which stated, "Will you sell us bumper hole pen? Telegraph lowest price, answer paid." ठीक है। Facey replied by telegram, "Lowest price for bumper hole pen is 900 pound." Harvey then replied, "We agree." अच्छा देखो, एक कब का केस है? 1893 का। "We agreed to buy bumper hole pen for the sum of 900 pound asked by you. Please send us your title deed in order that we may get early possession." ठीक है। अब उसने, हार्वी ने फिर बोला कि भाई मैं आपको अभी नहीं बेच रहा, तो उसने केस फाइल किया कि भाई इन्होंने मेरी एक्सेप्टेंस के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये मुझे आप नहीं बेचेंगे तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। द प्रीवी काउंसिल हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड बिटवीन द पार्टी. Facey has not directly answered the first question as to whether they would sell at the lowest price. The statement was merely responding to a request of the information, not an offer. There was thus no evidence of an intention that the telegram sent by Facey was to be an offer. क्या मतलब हुआ? उसने कहा कि भाई आपने उससे प्राइस पूछी, उसने प्राइस बता दी कि लोएस्ट प्राइस ये है, उसकी कहीं इंटेंशन नहीं है कि वो आपको ऑफर दे रहा है टू सेल द पेन्स। बात क्लियर है? तो बेसिक आपने ध्यान में क्या रखना है, प्राइस इंक्वायरी ऑफर नहीं होती, ये इनविटेशन टू ऑफर है। एडवर्टीजमेंट ऑफर नहीं होती, ये इनविटेशन टू ऑफर है। एक्सेप्ट इसमें एक केस ऐसा है जिसमें ये प्राइस आपका एडवर्टीजमेंट में, रिवॉर्ड के केस में आपकी ऑफर होती है, इससे भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है भाई। आगे चलें भाई। मेरा पेट गुम हो गया, मैंने एक अखबार में एडवर्टीजमेंट लगाई, जो भी इस पेट को ढूंढेगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा। ये क्या है? ये ऑफर है। क्या है भाई? ये ऑफर है। और ये कौन सी ऑफर है? यूनिलैटरल ऑफर है, जो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी। जैसे ही आपने वो ढूंढा और मुझे डिलीवर किया, आपकी तरफ से परफॉर्मेंस हो चुकी है, मैंने आपको पे करना पड़ेगा इन एनी केस, ठीक है। बात क्लियर है? उसकी वजह क्या है कि आप पहले मुझे जाके फोन करके नहीं बोलोगे हाँ भाई मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अब मैं जाके ढूंढना शुरू करूंगा। क्लियर है? बात समझ रहे हो? कोई क्वेश्चन है? ठीक है। ऑक्शन एंड टेंडर। ऑक्शन पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं? ऑक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? आपकी कोई भी चीज ऑक्शन होती है, ठीक है। फर्ज कर लो एक नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, गवर्नमेंट इसको ऑक्शन कर रही है, तो ऑक्शन कैसे होता है? एक ऑक्शन में एक बंदा बैठा होता है जो इस साइड पे बैठा होता है, एंड इसी तरह आप लोग जैसे बैठे हुए हो, इसी तरह से आपके बिडर्स बैठे होते हैं जो बोली लगाते हैं, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक मिनिमम प्राइस दी होती है, भाई ये मिनिमम प्राइस है, तो क्या मैं ऑफर दे रहा हूं? ऑफर कौन दे रहा है? ऑफर यहाँ पे बंदे देंगे कि भाई इस चीज की, आपने कहा 1 लाख रुपए, आपने कहा
1,05,000, आपने कहा 1,10,000, उन्होंने कहा 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, सो ऑन। 5 लाख की आपने बिड लगाई, फाइनल बिड हो गई, मैंने हैमर कर दिया, हाँ भाई मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ऑफर किसकी तरफ से आई? आपकी तरफ से। ऑक्शन करने वाला ऑफर नहीं दे रहा, वो इनवाइट कर रहा है आपको कि आप आओ और ऑफर दो। ठीक है, इसकी लीगल इम्प्लीकेशन क्या है भाई? इसकी इम्प्लीकेशन ये है, फर्ज कर लो एक केस लॉ था कि भाई एक ऑक्शन की अरेंजमेंट हुई, कुछ कमीशन एजेंट थे जो ऑक्शन की चीजें खरीदते थे और बेचते थे। अब वो क्या कहते हैं, एक शहर से दूसरी शहर ट्रेवल करके आए, एकोमोडेशन भी ली, सब कुछ दिया। जब ऑक्शन का दिन था उससे थोड़े दिन पहले उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया कि भाई हम ऑक्शन नहीं कर रहे। तो पार्टी ने केस फाइल किया कि भाई ये जो है इसने तो हमारा नुकसान करा दिया है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई उसने कोई ना आपको ऑफर दी थी ना कुछ दिया था, उसने आपको इनवाइट किया था, तो इनविटेशन पे कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं होती। तो वहां पे उसने कहा कि भाई इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर ऐसा कर दिया जाए तो हर बंदा जो आ रहा है उसका जो रहने का खर्चा है, टैक्सी का खर्चा है, तो वो बेचारा इसके मेरे ऊपर डाल देंगे तो ये ज्यादती हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो उसने कहा कि भाई ऑक्शनर जो है, जो ऑक्शन करने वाला बंदा है, वो ऑफर नहीं दे रहा, आप ऑफर दे रहे हो, वो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसके पास ये भी मौजूद है कि ऑक्शन करते हुए फर्ज कर लो आपने 5 लाख की बोली लगाई, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने बंद कर दिया ऑक्शन। ऑफर है ना, ऑफर में एक्सेप्टर के ऊपर बाइंडिंग तो नहीं है ना कि एक्सेप्ट करे या ना करे। एक्सेप्टर के ऊपर बाइंड है कि हाँ एक्सेप्ट करना ही करना है, उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। बात क्लियर है? तो वो अगर एक्सेप्ट कर ले तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सेप्ट नहीं करे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। याद रखिए बात, ठीक है? टेंडर क्या होता है? ऑक्शन समझ आ रहा है? टेंडर क्या होता है? टेंडर ये होता है कि भाई मेरी एक कंपनी है, उसमें मैंने एक बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने एक टेंडर इशू किया। टेंडर में क्या देते हैं? ठेका होता है। ठेके में क्या होता है, वो आप बेसिकली क्या बताते हो, आप एक चीज बनाते हो, BOQ, क्या बनाते हो? बिल ऑफ क्वांटिटी। मैं कहता हूं कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए, ये सीमेंट इतना सरिया, ये वो चीजें, आप मुझे इसकी प्राइस कोट करें। ये टेंडर होता है। आपने देखे होंगे अखबार में टेंडर नोटिस आते हैं बकायदा, ठीक है? नहीं होता है, गूगल करो, टेंडर नोटिस नजर आते हैं। उसमें होता ये है कि भाई मैंने आपको एक पूरी बिल ऑफ क्वांटिटी दे दी कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए पब्लिकली, आप मुझे कोट करो। अच्छा, दोनों चीजें होती हैं, अखबार में देखे पब्लिकली भी मांगते हो, या फिर ये होता है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप को सर्कुलेट कर दी। मैंने 5 अपने रिकमेंडेड सप्लायर थे, उनको भेज दिया BOQ कि भाई ये टेंडर आपके पास आ गया है, अब आप इस पे अपनी कोटेशन भेज दें मुझे। आपने 5 लोगों से मैंने कोटेशन ले ली, ठीक है? तो मैं आपसे कोटेशन ले रहा हूँ, हाँ जनरल इन्विटेशन हुई, ठीक है? टू अगर पब्लिक को भेज रहा हूँ, और कुछ ही स्पेसिफिक ग्रुप को भेज रहा हूँ तो स्पेसिफिक हो गई, ठीक है? बट इन्विटेशन है। टेंडर आपने भेज दिया, तो टेंडर भेजना क्या चीज है? टेंडर भेजना क्या चीज है? इन्विटेशन तो टेंडर नोटिस है। टेंडर नोटिस भेजना क्या है? देखो समझो इस चीज को, मेरी एक कंपनी है SS लिमिटेड, इसने टेंडर का नोटिस भेजा। ये क्या चीज है? टेंडर नोटिस। लिख लो अपने पास, ये क्या चीज है? इन्विटेशन। क्या है भाई ये? इसके ऊपर जो पार्टीज हैं वो क्या करेंगी? रिस्पॉन्ड करेंगी। वो क्या है? ऑफर है उनकी तरफ से, और फिर उसको मैं इधर एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा। बात क्लियर है? ठीक है? तो टेंडर भी क्या होता है आपका? इन्विटेशन टू ऑफर होता है कि आप इसके ऊपर ऑफर दो। एन इन्विटेशन टू टेंडर और एन ऑक्शन इज नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन, ठीक है? 2 केसेस हैं जिसके अंदर ये आपको रेफर किया गया है। कोर्ट अफर्म दैट टेंडर इज एन इन्विटेशन टू ट्रीट। सिमिलरली इन ऑक्शन ऑफर इज मेड बाय द बिडर व्हिच इज द ऑक्शनर इज फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यूजुअली एक्सेप्ट बाय फॉल ऑफ हैमर। क्या करता है भाई? किस तरह से एक्सेप्ट करता है वो? हैमर को फॉल करके मारते हैं ना, जब वो जो ओके हो जाता है तो वो इसको हैमर को फॉल करता है, तो वो उसे एक्सेप्ट करता है। अच्छा भाई, डिस्प्ले ऑफ गुड्स क्या हुआ? डिस्प्ले ऑफ गुड्स, ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसको मैं डाल दूं ये वाली साइड को, ये जो एग्जांपल लिखी है मैंने।
कॉपी कर लो यार, वो कहाँ है सर? ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो? अब आ जाए एक और इंपॉर्टेंट चीज पे, डिस्प्ले ऑफ गुड्स। डिस्प्ले ऑफ गुड्स का क्या मतलब है? इन्विटेशन तो है, मतलब क्या है? डिस्प्ले ऑफ गुड्स का क्या मतलब है? गुड्स का आप देखते हो कि गुड्स जो हैं वो डिस्प्ले कहाँ पे होती हैं? शॉप पे होती हैं। एक और नया कॉन्सेप्ट है, आपने देखे होंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, उस पे क्या होती है? गुड्स डिस्प्ले होती हैं। आप वहां से गुड्स उठाते हैं। ऑफर कब होती है? एक्सेप्टेंस कब होती है? उसको काउंटर पे जाके क्या देते हो? ऑफर देते हैं। देखो समझो इस चीज को, गुड डिस्प्ले है, आप गए ट्रॉली लेके गए, आपने गुड्स उठा के अपनी ट्रॉली में डालनी, क्या ये एक्सेप्टेंस है, ऑफर है? अभी कुछ नहीं हो रहा। आपने ट्रॉली लेके गए, काउंटर पे गए, आपने उसको गुड्स दी, उसने जाके बारकोड से सारी गुड्स ले ली, उसने आप अब देखो लीगल टर्म में क्या हो रहा है? लीगल टर्म में हो रहा है कि ये मैं तमाम गुड्स इस प्राइस के अंदर खरीदना चाहता हूं। आपने उसको क्या दी? ऑफर। अब वो आइदर उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। आमतौर पे रिजेक्ट कोई भी नहीं करता, एक्सेप्ट ही कर रहे होते हैं। बट कानून क्या कह रहा है? ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस कब हो रही है? आपका जब डिस्प्ले, देखो आप डिपार्टमेंटल स्टोर गए, सही है, वहां से आपने क्या की? गुड्स पिक की, और फिर क्या किया आपने? काउंटर पे दी और फिर पेमेंट की। इसमें ऑफर कब हो रही है? ऑफर हो रही है इधर, जो बंदा खरीद रहा है, बायर ऑफर दे रहा है, सेलर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? फर्ज कर लो, एक केस सिनेरियो बनाते हैं कि अगर इसको मैं एक्सेप्टेंस मान लूं, ठीक है, कि भाई यहां पे आपने उसको गुड्स दी और उसने क्या किया? उसको एक्सेप्टेंस। अभी हम मान लीगली नहीं है, अगर मैं अपनी गुड्स देने को क्या मान लूं? एक्सेप्टेंस मान लूं, तो जैसे ही वो बारकोड पे लगाएगा आपकी एक्सेप्टेंस हो जाए, तो क्या ये सही है या गलत है? गलत है। लेकिन अगर ये हो और एक केस से नहीं, ये बिल्ड हो कि आपने तमाम बारकोडिंग कर दी सारी, और एकदम से कोई इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हो गया और अब आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप उससे पेमेंट लें, तो क्या आप लीगली बाइंड हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट में? बोलो, अगर मैं इसको एक्सेप्टेंस मान लूंगा तो बाइंड होंगे? नहीं समझ आई ना? मैं यही आपको समझा रहा हूं। पहले अगर मैं अभी जो लॉ है उसके उल्टा चल रहा हूं, मैं इस बंदे की जो काउंटर पे जाके गुड्स दे रहा है, इसको मैं क्या मान लूं? एक्सेप्टेंस मान लूं, जबकि ऐसा नहीं है। तो क्या होगा? एक्सेप्टेंस का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसके बाद पेमेंट होना या ना होना इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। पेमेंट हो सकता है आप 1 महीने बाद कर रहे हो, ऐसे ही है ना? तो अब अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना दूं तो इसका मतलब है सेलर तो बाइंड हो गया ना, इररिस्पेक्टिव के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हुआ, कुछ भी हुआ। तो यहाँ पे मैं इसको बाइंड नहीं कर सकता। बाइंड में कब कर रहा हूँ? जब पेमेंट हो रही है। तो ऑफर कब हो रही है? देखो, डिस्प्ले ऑफ गुड्स काउंटर तक जाने तक ऑफर नहीं हो रही। कब हो रही है ऑफर? जब वो काउंटर पे दे रहा है सीधे। और एक्सेप्टेंस कब है? जब वो बंदा पेमेंट ले रहा है। तो आपका कौन ऑफर दे रहा है? बायर ऑफर दे रहा है, और एक्सेप्ट कौन कर रहा है? सेलर कर रहा है। ये ध्यान में रखना। ऑफर तो ये वजह सेलर की तरफ से नहीं आती है। अब फॉर एग्जांपल नहीं, सर को दोनों सिनेरियो को देखते हैं, फिजिकल और ऑनलाइन। तो फिजिकल में हम डिपार्टमेंट स्टोर पे जाते हैं, काउंटर पर हमारे पास वो स्कैन होके, अब उसने बोला आप इतना बिल भरें, हमारे पास हम बैक आउट कर सकते हैं, बोलते हम यार निकाल दो या हम लोग नहीं करें, पूरे हम लोग नहीं शॉपिंग करें, सही है? तो हमारे पास है ना, हम एक्सेप्ट करने नहीं करें, ऑफर सेलर की तरफ से।
इसी तरह ऑनलाइन में भी हमने क्या कहते हैं कार्ट में डाले आइटम्स और उसमें ऑफर दे दी कि भाई ये इतना बिल बना है, आप ऑफर कर एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मैं अभी इसको क्या एग्जीक्यूट करूंगा। ऑफर देखो कार्ड में जब तुम डालते हो, जब तक तुम प्रोसीड चेक टू प्रोसीड पे नहीं जाते कुछ नहीं होता। कार्ड में डालते जाओ कुछ भी नहीं होगा ना। जब तुम चेक टू प्रोसीड पे करते हो तो इसका मतलब है तुम्हारा कार्ड लॉक है। अभी चेकआउट कंप्लीट नहीं हुआ। चेक टू प्रोसीड का मतलब है कि तुमने कार्ड को लॉक, आगे चलोगे ना अभी तुम, वो तुमसे क्या मांगता है, कार्ड नंबर मांगेगा ना, कार्ड नंबर बताओ भाई, पेमेंट के बाद थोड़ी देगा वो आपको। जैसे ही तुम कोड डालोगे तो इसका मतलब वो कहेगा कि मैंने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो रहा होगा, बट आप ऑफर दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उसकी एक्सेप्टेंस कैसे हो रही है, जब आपकी पेमेंट हो गई उसकी एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई। आपको हो सकता है मैसेज भेजे, हो सकता है मैसेज भी ना भेजे। बात समझ रहे हो सकता है वो आपको मैसेज भेजे कि भाई मैंने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। आते हैं मैसेज, फूड पांडा पे जाओ और जाके तुम ऑफर दो, वहां पे जाके वो कुछ बुकिंग कराओ, तो क्या होता है वो आपको मैसेज भेजते हैं। कंफर्मेशन मैसेज किस चीज का होता है कि हमने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है ना, ये लिखा होता है कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं। क्या लिखते हैं, ऑर्डर एक्सेप्ट का मतलब, हाँ प्रोसीड करके आप फिर परचेज ना करें। नहीं, तुम पेमेंट जब तक नहीं करते तो तुम्हारे ऊपर जो करना चाहिए ऑफर ही है ना। मतलब देखो, तुम जब तक पैसे नहीं पे करोगे ना, उनके नजदीक कुछ भी नहीं हो रहा। पैसे पे कर दिए तो उनकी तरफ से ये हो गया कि आपने पैसे पे किए, उनकी एक कंडीशन वो हो गया भाई आपने ऑफर ही वो है कि भाई आपने पैसे पे कर दो और कहानी हो जाएगी। अच्छा, ये तुम्हारा जो सवाल था कि भाई सेलर ऑफर देता है, बायर ऑफर नहीं देता। ऑफर बायर भी दे सकता है, ऑफर सेलर भी दे सकता है। मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं कि मैं तुम्हारी गाड़ी 5 लाख में 10 लाख में खरीदना चाहता हूं, तो मैं कौन हूं, ऑफरर हूं। और कौन हूं, बायर हूं। मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाह रहा हूं, तो मैं कौन हूं, मैं बायर हूं। तो मैं बायर भी हूं और ऑफरर भी हूं, और तुम कौन हो, ठीक है। तो इस सिनेरियो में ऑफरर कौन था, और मैं कौन हूं, बायर हूं। उल्टा कर लेते हैं, मैं आपको 10 लाख रुपए में ये गाड़ी बेच दूंगा, अब मैं कौन हूं, और ऑफरर हूं या नहीं हूं। तो ऑफरर सेलर भी हो सकता है और बायर भी हो सकता है, ठीक है। ये सर्कमस्टांसेस बताएंगे कि भाई ऑफर जो देगा वो ऑफरर है। बायर और सेलर डिफाइन नहीं करेंगे ऑफरर कौन है, डिफाइन कौन करेगा, जो ऑफर दे रहा है वो ऑफरर है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर है। बायर और सेलर इज नॉट अ क्राइटेरिया। यार पानी भी दे देना, बात समझ आ रही है। ये लिख लो भाई, अगर आप पढ़ लें इसको, डिस्प्ले ऑफ गुड को जी। बाय नाउ नहीं, देखो पेमेंट, देखो पेमेंट जो है ना, अगर आपने बाय कर लिया है और कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। जब तुम लीजिंग पे भी कोई चीज उठाते हो तो जरूरी थोड़ी है तुम पेमेंट फौरन करोगे, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना भाई। उधार पे तुम कोई चीज उठा लो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। मैंने तुमसे कहा कि भाई मैं आपको 15 दिन में 100 kg ऑफ वीट प्रोवाइड करूंगा, गंदम प्रोवाइड करूंगा। अब ये गंदम जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई, ये गंदम जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मैं आपको 15 दिन के बाद करूंगा, और आपको मैंने टर्म ये दी है कि 15 दिन के बाद आप उसकी पेमेंट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म हो रहा है शुरू में। इस वक्त आपने क्या परफॉर्मेंस दी, मैंने कोई परफॉर्मेंस दी, तो कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना। तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई ताल्लुक पेमेंट से नहीं है। क्लियर है। अच्छा भाई, एक केस है फिशर वर्सेस बेल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। नोट्स है, पेज नंबर 5 खोलना। यार नोट दे दोगे पीछे। पहले फिशर वर्सेस बेल देखते हैं। द डिफेंडेंट हैड अ फ्लिक नाइफ डिस्प्लेड इन हिज शॉप विंडो विद अ प्राइस टैग ऑन इट। The statute made it a criminal offense to offer such flick knife for sale. His conviction was quashed as good on display in shop are not offer in the technical sense. अच्छा देखो, ये केस लॉ है, इंग्लिश केस लॉ है।
फैसला बहुत अजीब सा था, बट उन्होंने सिर्फ एक चीज को डिस्टिंग्विश किया है। मतलब इसको अगर आप सोचेंगे इमोशनल तो आप कहेंगे यार ये क्या मजाक है, लेकिन फैसले में उसका जो हमने एलिमेंट लेना है ना वो सिर्फ ऑफर वाला लेना है, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर वाला। द डिफेंडेंट हैड अ फ्लिक नाइफ डिस्प्लेड इन हिज शॉप। उसने क्या किया था, एक ऐसी वो जो खंजर होते हैं ना वो डिस्प्ले किया हुआ था, जो लीगली मना था कि आप ये बेच नहीं सकते, ठीक है ना। स्टैच्यू मेड इट अ क्रिमिनल ऑफेंस टू ऑफर सच फ्लिक नाइफ फॉर सेल। तो उसकी ऑफर करना क्या था, ऑफर करना किसी को भी खंजर की ऑफर करना क्या था, जुर्म था। हिज कन्विक्शन, अब उस जब ये देखा इदारों ने तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने बड़ा अजीब सा फैसला दिया, ठीक है। हिज कन्विक्शन वाज कॉज्ड एज गुड्स ऑन डिस्प्ले इन शॉप आर नॉट ऑफर इन दैट टेक्निकल सेंस बट एज इन्विटेशन टू ड्यू। उन्होंने कहा भाई उन्होंने अभी तो ऑफर की नहीं ना, जुर्म तो हुआ ही नहीं, क्योंकि क्यों नहीं हुआ जुर्म, बोलो भाई, ऑफर थी नहीं, ऑफर तो अभी होनी है, ऑफर का तो मैकेनिज्म चला ही नहीं ना, तो अभी तो जुर्म हुआ ही नहीं, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दिस, पाकिस्तान के अंदर हो सकता है इसका केस का फैसला दूसरा हो। ये ऑफर वाली बात तो सही है, लेकिन अगर आप फर्ज कर लो अपनी दुकान पे AK-47 के अंबार लगा लो थोक के हिसाब से होलसेल में, तो कोर्ट बहुत सारे लोग पकड़ लेंगे आपको, ठीक है ना। खंजर कह ले भाई, पहले तो खंजर कह लो उसको, छुरी तो अम्मा तुम्हारे पास होती है उनके। भाई मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान में ये केस लॉ आएगा तो हो सकता है इसका फैसला चेंज हो जाए, बट ये कुछ अजीब सा फैसला था, क्योंकि आमतौर पे जब इलीगल चीज होती है तो वो डिस्प्ले करना भी इलीगल ही होता है। वो आपको सिविल लॉ में नहीं पकड़ेंगे, वो क्रिमिनल में पकड़ेंगे। तो सर ये वहाँ की कोर्ट में प्रेसिडेंट डिसाइड हो गया कि आज के बाद से अब वहाँ पे नहीं देखो यार, ये तो अभी बहुत बेसिक लॉ पढ़ रहे हो। कोर्ट के प्रेसिडेंट का तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है, वो फिर बहुत लंबे चौड़े कहानी होती है। 1961 का केस है, तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे तो पूरे मुल्क में बस आप जो मैं फर्स्ट कर लो, मैं अल्कोहल जो है ना डिस्प्ले करके रखूं, मैं बेचूंगा तो आप पकड़ेगा वरना नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो आप सिर्फ सिविल लॉ पढ़ रहे हैं, आप लाइसेंस लेते हैं हर चीज का। असला बेचना जुर्म है? यस नहीं, लाइसेंस के साथ लाइसेंस के साथ बेचना है आपने। भाई सदर में जाओ, मार्केट है वो पूरी 2-3 शॉप है बड़ी बड़ी, ऐसी है ना, ठीक है। तो असला बेचना जुर्म नहीं है, लाइसेंस के साथ बेचना है हमने। अनलाइसेंस बेचोगे तो क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। बात समझ रही है बोला? रियल केसेस, हाँ ये तो केस लॉ है ना, रियल केसेस जो हो चुके हैं, ठीक है। 1953 का केस है फार्मा सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स। ये बड़ा है, ये देखो कि यार वो उनका जो वो सोसाइटी थी किस जमाने में डिपार्टमेंटल स्टोर पे गई हुई थी। कब का केस है ये? Boots introduced the then new self-service system into their shop, whereby customer would pick up goods from the shelf, put them in their basket, and then take them into the cash to pay it. कब का केस है भाई ये? 53 में उन्होंने ये नया सिस्टम मुतारिफ कराया था। आपके यहाँ कब आए? 2000 के बाद आया। 2000 के बाद आपके यहाँ आए डिपार्टमेंटल स्टोर कौन थे? उससे पहले तो नहीं था ना, 50 साल तो आप पीछे आ गए, ठीक है। The Pharma Society of Great Britain brought an action to determine the legality of the system with regard to the sale of pharmaceutical product. उसने कहा भाई ये ग्रोसरी तक तो सही है, फार्मास्यूटिकल में क्या होगा, क्योंकि वहां तो फार्मेसी यहाँ की तरह थोड़ी है, यहाँ के ऐसा क्या आप गए यार मुझे ये वाली दवा दे दो, उसने उठाई और दे दी आपको, ऐसे ही होता है ना। यहाँ तो वहां ऐसे नहीं होता भाई, वहां पे एक फार्मासिस्ट का होना लाजमी है, ठीक है। वहां ये सब किताब नहीं है कि आप गए काउंटर से चीजें उठाई और आ गए। फार्मेसी बड़ी एक क्रिटिकल दुकान होती है वहां पे। तो फार्मा सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन brought an action to determine the legality of the system with regard to the sale of pharmaceutical products which were required by law to be sold in the presence of pharmacists. The court thus needed to determine whether the concept came into exception. तो कोर्ट में सवाल उन्होंने ये किया कि भाई अगर ये गुड्स उठा लेते हैं वहां से, पिक कर लेते हैं, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं हुआ, नया कॉन्सेप्ट था। तो उनको ये नहीं समझ आई थी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ इनका, जब वो पिक कर रहे हैं जब हुआ, जब काउंटर पे ला रहे हैं जब हुआ। तो उन्होंने ये सवाल किसके सामने रखा? कोर्ट के सामने कि भाई अब हमें बताओ तो इसका कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ। क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बना देते एट द टाइम ऑफ पिकिंग द फार्मा प्रोडक्ट्स,
तो फिर तो एक मसला हो जाता, क्योंकि उस वक्त फार्मेसिस्ट खड़ा नहीं होता है, फार्मेसिस्ट तो कहाँ पे, काउंटर पे, ठीक है ना। गुड ऑन द शेल्फ, अच्छा कोर्ट ने फैसला क्या दिया, गुड ऑन द शेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन इन्विटेशन टू ट्रीट नॉट एन ऑफर, अ कस्टमर टेक द गुड टू द टेल एंड मेक एन ऑफर टू परचेज। देखो कोर्ट खुद बता रही है कि भाई मैकेनिज्म क्या है, कस्टमर टेक द गुड and make an offer to purchase. The shop assistant then chooses whether to accept or reject the offer. The contract is therefore concluded at the time in the presence of pharmacist. ठीक है, तो कोर्ट ने पूरा मैकेनिज्म खुद बताया कि भाई कब आपका ऑफर बनेगी, कब एक्सेप्टेंस होगी और कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो डिस्प्ले ऑफ गुड के अंदर भी क्या हो रहा है, डिस्प्ले ऑफ गुड के अंदर आपकी ऑफर नहीं है, इन्विटेशन है, ठीक है। तो अब तुम अगर फर्ज कर लो इम्तियाज जाते हो, तो अब तुम्हें पता होगा कि तुमने कब ऑफर दिए, कब दिए, जब काउंटर पे लेके गए। और ऑफर कौन दे रहा है, वो आप दे रहे हो, वो नहीं दे रहा। ये ध्यान में रहेगा, क्लियर है। चलो यहाँ तक क्लियर है भाई, इन्विटेशन टू ट्रीट समझ आ गई। एग्जाम में आपके सवाल आए हुए हैं जिसके अंदर ये पूछा गया है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ इन्विटेशन टू ट्रीट। आगे काफी पहले एक सवाल आया था 5 नंबर का, 6 नंबर का। जब पास पेपर हम करेंगे इसके तो हम इसमें देखेंगे भी, तो उसमें हाँ यूएसए में न्यूयॉर्क में एक स्टोर है अमेज़न होगा जिसमें कोई वो काउंटर वगैरह नहीं है, आप मोबाइल से पेमेंट कर दो, तो उसमें का ऑफर एक्सेप्ट। दोबारा बताओ। न्यूयॉर्क में एक स्टोर है अमेज़न होगा, तो वहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह सब, मतलब तो उसमें मोबाइल से पेमेंट हो जाएगी, काउंटर उसमें क्या सीन होगा। नहीं तुम सिलेक्ट तो करते होगे, नहीं उधर बताओ क्या सिस्टम है। मैं आया था आपकी कार्ड में आ गया, वापस एग्जिट करना हो ना, जब आप एग्जिट करो तो अगर आपने कोई चीज वापस रखी तो यहाँ पे भी यही सिस्टम है भाई। आप ऑनलाइन कोई भी चीज लो, आप कार्ड में पूरी शॉप की तमाम चीजें ऐड कर लो, पैसे नहीं है वापस कर दो। भाई तुमने 50 लाख की चीजें उठा ली कार्ड में, दिल को खुश कर लिया, लखपति हूं मैं। ऑफर जब है, जब आपने उसको प्रोसीड किया और आपने जब एंटर किया ना, तो इसका मतलब है कि आप देखो अब यहाँ पे मैकेनिज्म लैप्स वो हो रहा है, बिल्कुल मर्ज हो रहा है। जैसे ही आप पेमेंट के लिए एंटर करोगे, वहां से एक्सेप्टेंस आएगी कि भाई आपने जो ऑफर किया हमने एक्सेप्ट कर लिया। जब होगी ऑफर आप ही कर रहे हो, ठीक है। बट ये ध्यान में रखना कि कार्ड में आगे पीछे करते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें वो खेलने के लिए तो बनाया तुम्हारे लिए। जो डालना है डालो, जो नहीं डालना नहीं डालो, डालो निकाल लो। असल चीज ये है कि भाई उसके बाद जब आप पेमेंट करोगे ना, असल चीज जब आएगी। क्लियर है, चलो भाइयों ये चीज क्लियर है। अब आ जाए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, लैप्स ऑफ एन ऑफर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ऑफर कैसे कैसे लैप्स होती है। कैश ऑन डिलीवरी मतलब भाई अगर फर्स्ट कर लो तुमने तुमने मुझे ऑर्डर किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब पेमेंट करना लाजमी है। हाँ पेमेंट करना लाजमी। अब तुम नहीं करोगे पेमेंट ना, तुम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उनसे केस कर सकते हो। कर सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में तुम 100 रुपए की चीज मांगोगे तो क्या केस करेंगे तुम पे, लानत भेजेंगे बहुत ज्यादा। क्या करेंगे मुझे बताओ ना, तुम कितने की चीज मांगोगे, 1000 रुपए 2000 की। अब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट वाले वैसे ही है खबीस लोग हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं करना। तो वो केस जो आपका ना, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, लेकिन केस का सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं यार, अब जैसे देखो बीच में एक केस आया भी था, कुछ लोगों ने क्या किया था कि कपड़े मंगाए थे, कपड़े मंगाए जब वो आए उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए। तो आइडियली दे कैन फाइल अ सूट के भाई इन्होंने एक्सेप्ट किया था, नाउ दे आर नॉट पेइंग द अमाउंट, ठीक है। क्योंकि देखो ना उन बेचारों के डिलीवरी चार्जेस लगे, वो बंदा आया, सब कुछ हुआ ना। अब फैसला तो गई नहीं ना कोर्ट में यार, उन्होंने बस सोशल मीडिया पे बता दिया। कोर्ट में तुम मुझे बताओ ना, देखो लॉ है लेकिन फिर आप देखते हो हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैं पढ़ूं इन चीजों में सर, लेकिन बहुत सारे कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, वहां पे उनको जितने का प्रोडक्ट नहीं होता उससे ज्यादा वो मिल जाती है। भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, हर बंदा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है कि भाई मुझे जाना है नहीं जाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भाई किन चक्कर में पड़े हम, कुछ लोग जाते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन सवाल ये है जा सकता है नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। तुमने पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, पिज्जा आ गया, अब तुम कह रहे हो यार पैसे नहीं है, और
आइडियली यू हैव ऑलरेडी मेड द कॉन्ट्रैक्ट, कैश पेमेंट करनी है, वो परफॉर्मेंस है सर। और इसके एविडेंस क्या होंगे? रिसीट हमारी। पहले पिज्जा लाओ फिर बताते हैं तुम्हारे वो कंफर्मेशन होगी ना हमारी मैसेज है, बाकी पिज्जा के बाद सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सही है, क्या होगा? तुम ऑर्डर कर रहे थे ना पिज्जा, कहाँ गए? तो पिज़्ज़ा तो आपने करवाया था ना ऑर्डर? कब? अभी बता रहे थे बच्चे। तो पिछली क्लास में कराया था ना। तो अब तुम लोग क्या, इस भी तो खैर वैसे भी रमजान आने वाला है, वो आई थी आखिरी में, आखिर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा भाई, लैप्स ऑफ एन ऑफर, ऑफर कैसे कैसे लैप्स हो सकती है? हाँ भाई, ऑफर कैसे लैप्स हो सकती है? पहला है रिवोकेशन, ऑफर में बी रिवोक बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। क्या मतलब हुआ भाई रिवोकेशन में? ए ने बी को ऑफर दी कि मैं आपका लैपटॉप 1 लाख रुपए में खरीदना चाह रहा हूं। क्लियर है बात? यस। बी इसको एक्सेप्ट करता, इससे पहले ए ने बी को मैसेज किया कि मैं अपनी ऑफर रिवोक कर रहा हूं, अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो ऑफर क्या हुई? ऑफर क्या हुई? ऑफर अब्दुल्ला क्या हुई? ऑफर लैप्स हो गई, रिवोक हो गई। तो रिवोक का सिर्फ एक रूल है कि रिवोक कैन ओनली बी डन बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस अगर हो गई तो फिर रिवोकेशन नहीं हो सकती, तो रिवोकेशन बिफोर एक्सेप्टेंस होगी। ऑफर में बी रिवोक बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। क्लियर है बात ये? ठीक है। सर एक चीज और, वो कैसे याद पड़ता है कि उसकी नॉलेज में भी नहीं आना चाहिए। पोस्टल रूल पे नहीं है अभी, पोस्टल रूल अलग से पढ़ेंगे, जनरल रूल है ये। पोस्टल रूल अब ये पढ़ोगे ना, वो मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा। ठीक है, दुआ करो रमजान आएगा, अब क्या तो रमजान भी आएगा, याद आ जाएगा। अगर रमजान में आए तो फिर मुश्किल होगी, जरा आंखें वाखें खोल के आना जरा। सर अब जैसे ये होती है कि जैसे Zoom पे बात कर रहे हो, अब ए ने बी को ऑफर पे दे दी कि तुम 1 लाख मुझे मेरी मतलब कुछ लैपटॉप मेरा दे। अब उस वक्त जो है उसके दिमाग में नहीं मुझे अब ये ऑफर रिवोक करनी है, सही है? उसी वक्त जो है दोनों की लाइट चली गई, ऑफर रिवोक नहीं हुई। रिवोक नहीं हुई। रिवोकेशन का रूल ये है, कम्युनिकेट टू द इनको। अब अगर लाइट आई एकदम से Zoom कनेक्ट हुई, उसने पहली बार ये बोली कि मुझे ऑफर रिवोक करनी है और उसने ये बोली कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। नहीं तो एक्सेप्टेंस अगर हो गई, पहले एक्सेप्टेंस हुई, नहीं पहले नहीं हुई, उसने जैसे ही एकदम से कनेक्ट हुई। क्या मतलब नैनो सेकंड में साथ हो गई। देखो, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी और उसकी नॉलेज में रिवोकेशन नहीं थी, तो एक्सेप्टेंस वैलिड होगी। ठीक है, क्योंकि रूल जब पढ़ोगे, रूल ये है कि रिवोकेशन मस्ट बी इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। तो लेकिन वो तो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं मानता ना, वो तो रिटन फॉर्म का नहीं, किसने कहा तुमसे? सर एविडेंस मांगते हैं ना। एविडेंस। एविडेंस, देखो एविडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर चीज लिखी पड़ी होगी। ज्यादातर तो पेपर वर्क मांगते हैं। पेपर वर्क होगा, नहीं तो क्या, जो आपकी शहादतें होती हैं, जो एविडेंस, वो बोलते हैं कि हमने देखा, हमने ये किया। गवाही नहीं होती, गवाही होती है। और गवाही जो होती है वो क्या रिटन में होती है सिर्फ? ऐसा नहीं है ना, सर्कल में साथ पूरे देखे जाएंगे। तो सर ऐसे तो अगर इनकी जूम की हिस्ट्री देखी जाएगी, मेरी जूम की हिस्ट्री देखी जाएगी, नेट की हिस्ट्री नहीं देखी जाएगी। ठीक है ना? तक तो नहीं मानती। हाँ सीसीटीवी वीडियो तक तो नहीं मानती। भाई देखो, हमारे कुछ लॉ के फ्लॉ हैं, बट वो कहती है वही हमें आप फिजिकल बंदा लाके शहादत देते हैं, वो मान लेगी। अगर हम एक बंदे के खिलाफ ज्यादा बंदे ले आए तो वो कोर्ट मान लेगी। भाई कोर्ट, देखो समझो, कोर्ट जो है ना वो एक स्टैंड पोजीशन में एक स्टैचू बैठा है, सही। वो कहता है कि भाई मैं किस बेस पर डिसाइड करूंगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा ना यार ये देख के ये शरीफ लग रहा है, ये बदमाश लग रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना डिसीजन। सबको उल्टा है? नहीं, उल्टा नहीं है, दोनों शरीफ है। ठीक है, बट कोर्ट के पास एविडेंस आएंगे तो बताएगा ना हाँ या ना। कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि भाई तुम सही हो और मैं गलत हूं? सही। कोर्ट कहेगी भाई जिसका एविडेंस आ गया सही है, जिसका नहीं आया नहीं आया। कोर्ट इसके अलावा नहीं कर सकती ना काम भाई। एविडेंस के बराबर में हम ज्यादा शहादत जो आप बोले गवाह लेकर आते हैं, तो कोर्ट जो ज्यादा गवाह है उसके ऊपर, उसकी बेसिस पे उसको, ऐसी होता है ना। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में नहीं है भाई देखो, पाकिस्तान में कोर्ट में अगेन प्रोसिक्यूशन जो होती है, दो समझ लो, स्टेप समझ लो। केस बनेगा, प्रोसिक्यूशन होगी। प्रोसिक्यूशन कौन बनाएगा?
जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं स्टेट बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। प्रोसिक्यूशन के अंदर ये सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, कोर्ट को प्रेजेंट किए जाते हैं। पाकिस्तान में कोर्ट का मसला तो है ही है, लेकिन एक बड़ा मसला है प्रोसिक्यूशन का। प्रोसिक्यूशन इतनी वीक की जाती है बिकॉज ऑफ करप्शन कि कोर्ट के पास एविडेंस जाती ही नहीं। भाई प्रोसिक्यूशन का क्या मतलब है? मैंने भाई को कत्ल कर दिया, क्या नाम है आपका? राजेश भाई को ना उड़ा दिया मैंने, ठीक है, बट मेरी पुलिस में जान पहचान थी, आप SHO। मैंने इनको कहा, मैंने कहा भाई मारा है, ठीक है, गलती से हो गया, ठीक है, दिल चाह रहा था ऐसी, आज कुछ किया नहीं है, कोई बड़ा काम करते हैं, ठीक है। राजेश भाई को उड़ा दिया। आपसे मेरी दोस्ती थी, मैंने कहा भाई देख मुझे पकड़ लो, अभी थाने में ले चलो, सब कुछ सही है। जब प्रेजेंट करोगे ना, ठीक है, तो वहां पे प्रोसिक्यूशन के अंदर कुछ एविडेंस गायब कर देना कि भाई कोई असला ही नहीं मिला, कुछ असला ही नहीं मिला, हमें कोई एविडेंस नहीं मिला। तो मैं याद है एक केस अभी आया था जिसमें एक वजीर ने हिट किया था कांस्टेबल को। ये सर मैंने कोयटा में किया था। क्या हुआ उसका फैसला पता है आपको? सर वो बरी कर दिया लैक ऑफ एविडेंस की बेसिस तो लैक ऑफ एविडेंस कहाँ पे है? ये प्रोसिक्यूशन है भाई। तो सर वो सामने दिख रहा है सीसीटीवी। भाई देखो पाकिस्तान के लॉ में अभी अमेंडमेंट की ये जरूरत है कि भाई आप वीडियो को एज ए एविडेंस मानो, कानून में अभी तक है नहीं। अच्छा कानून किसने चेंज करना है? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, कोर्ट्स आती हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉस। तो अगर आप लॉस, जो रिफॉर्म की बात होती है कि हम रिफॉर्म करेंगे, तो रिफॉर्म कौन करेगा? पार्लियामेंटेरियन करेंगे ना। आप जब तक वो रिफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक वो रिफॉर्म नहीं करोगे, कोर्ट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट वही है, वो उससे हटेगी नहीं। आप रिफॉर्म कर दो, एक्सेप्ट कर लेंगे। किसी ने ये रिफॉर्म्स नहीं लेकर भाई देखो किसी का मतलब नहीं, इसको पता ऐसा नहीं है, पता नहीं है, सबको पता है, कोई लाने नहीं चाहता। ना देखो आपकी विल होगी तो होगा। सर वो 4 स्टेप्स कौन से वो पाकिस्तान के कि आगे में जुडिशरी आगे फिर सब इंस्टीट्यूशंस आते हैं, पार्लियामेंट आता है, ऑर्गन्स हैं बेसिकली। एक आपका पार्लियामेंट है जो आपकी लॉ मेकर्स हैं, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो इसको इम्प्लीमेंट कराती है, और एक जुडिशरी है। और एक और 4 हो गए। वो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, ठीक है। कस्टम्स आपके क्या कहते हैं, लॉ प्रेसिडेंट कोर्ट से आता है, एग्रीमेंट्स हैं, ये सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, ठीक है। क्लियर है भाई? ये बात समझ आ रही है? तो रिवोकेशन समझ आया? सबसे रिवोकेशन क्या है कि ए ने रिवोक कर दिया बिफोर एक्सेप्टेंस। क्लियर है बात? ये देखो तुम्हारी इतनी छोटी सी कहानी की वजह से आधा घंटा ज़ाया हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा, बाय नॉन एक्सेप्टेंस। ए ने बी को ऑफर दी, बी ने कहा यार ये ऑफर सही नहीं है, उसने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। तो अब जब रिजेक्ट कर दिया तो ऑफर क्या हुई भाई? लैप्स हो गई, ठीक है। ऑफर लैप्स हो गई तो अब ये दोबारा एक्सेप्ट नहीं हो सकती। एन ऑफर कम टू एन एंड इफ नॉट एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी, एन ऑफर इज सेड टू बी रिजेक्टेड इफ द ऑफरी एक्सप्रेस रिजेक्ट, ठीक है ना। तो उसने जब रिजेक्ट कर दी तो ऑफर खत्म हो गई। Lapse of time, an offer will come to an end if it is not accepted within the specified time or within a reasonable time when known time is specified. What is the reasonable time is a question of fact dependent upon the subject matter and circumstances. ठीक है, मैंने आपको कहा, मैंने आपको ऑफर दी और मैंने आपको ये बोला कि भाई आपको मैं ऑफर दे रहा हूँ, आपके पास 7 दिन है, इसके अंदर आप एक्सेप्ट कर लें। अगर आपने 7 दिन में एक्सेप्ट नहीं की तो ऑफर रिजेक्ट हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। इन्होंने 7 दिन गुजर गए, ना हाँ किया ना किया, ऑफर क्या हुई? लैप्स हो गई, ठीक है। अच्छा कुछ जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे टाइम आप स्पेसिफाई नहीं करते, तो वहाँ पे एक रीजनेबल टाइम होता है, उसमें आपने एक्सेप्ट करना होता है या रिजेक्ट करना होता है। अब रीजनेबल टाइम क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। मैं आपको कैटरिंग के लिए ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको कोड भेजा, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, आपने जवाब दे देना, ठीक है। हो सकता है कि मैंने आपको कोई बहुत बड़ा ठेका है, उसके लिए आपको कोड भेजा, उसकी टेक्निकल असेसमेंट में 2 महीने लगते हैं, तो उसका रीजनेबल टाइम कितना है? 2 महीने, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, कोर्ट के अंदर जब केस जाएगा तो वो इंडस्ट्री प्रैक्टिस को बेंचमार्क को देखेगी, ठीक है। तो बट रूल आपके लिए याद करने वाले कौन से हैं कि अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो उस टाइम के अंदर आपने ऑफर को एक्सेप्ट करना है, और नहीं किया तो ऑफर क्या होगी? लैप्स हो जाएगी। और अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम, ठीक है राजेश। डेथ और इंसैनिटी, an offer come to end by the death or insanity of the offeree if the fact of the death or insanity come to the knowledge of the acceptor before acceptance. Acceptance से पहले जो ऑफरर है वो मर गया या पागल हो गया, ऐसी ऑफर दी उसने आपको कि उसके बाद उसका दिमागी तवाज़ुन खत्म हो गया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्या ऑफर दी थी आपको, क्या दी थी भाई आपको ऑफर, ठीक है।
तो ऐसी ऑफर अगर आपको कोई दी कि उसके बाद एक्सेप्टेंस से पहले या तो उसकी वफात हो गई, हार्ट अटैक आ गया, या वो पागल हो गया, तो ऑफर क्या होगी? ऑफर रिवोक नहीं होगी भाई, लैप्स हो जाएगी। ऑफर क्यों लैप्स हो जाएगी? क्योंकि जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है अब उसकी कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट करने की है ही नहीं, क्योंकि वो या तो खत्म हो चुका है, अगर वो इंसैनिटी में आ गया है तो वो अनसाउंड माइंड हो गया है। अब वो ऑफर अगर आप एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर है? मारिया अप्लाई नहीं सॉरी जैन रिक्वेस्टेड दाऊद टू गिव क्रेडिट टू यासिर एंड गारंटीड पेमेंट up to 100,000, then died, and Daud in ignorance of the fact continued to give credit to Yasir. Daud sued Zain legal representative on the guarantee held the legal representative were liable. हाँ अब तेरा ये बताओ क्या चीज है ये वाली एग्जाम्पल क्या चीज है? पढ़ो ये एग्जाम्पल। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। हाँ जी क्या हो रहा है इसमें? उसकी नॉलेज में नहीं है तो ऑफर वैलिड है, ठीक है ना? तो उसने अगर उसके ऊपर कोई लोन दिया है तो वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर कर सकता है। बात क्लियर है? अगर उसकी नॉलेज में होता फिर वो उसके ऊपर लोन देता तो फिर वो उसके लिए रिकवरी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी नॉलेज में था कि भाई जिसने गारंटी दी है वो जा चुका है। यानी कि देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने आपको ऑफर दी कि भाई इनको लोन दे दो और आपने अभी वो लोन दिया नहीं है, आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट किया नहीं है और मेरी डेथ हो गई है, तो आपकी नॉलेज में अगर ये आ गया और फिर आप लोन दे रहे हो तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बात समझ आ रही है? अगर मैंने आपको ये ऑफर दी कि इनको लोन दे दो, अगर ये पे नहीं कर पाए तो मैं पे करूंगा, और आपने एक्सेप्ट कर ली और फिर मेरी डेथ हो गई तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा। ठीक है ना? बात क्लियर है? सही है? बात समझ आ रही है? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, एन ऑफर कम टू एन एंड व्हेन द एक्सेप्टर फेल टू फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफर। क्या मतलब हुआ भाई? अच्छा सर, ये इससे पहले अगर आपके किसी मर्जी में अगर आप पागल हो जाते हैं तो फिर जब रिप्रेजेंटेटिव क्या कहता है और वो वेरीफाई होता है जब आपके मेडिकल सर्विस से वो आते हैं सारे चेक हो जाते हैं भाई साहब वाकई पागल हो गए ना। ठीक है? आसान है सर, हम लोग चीजों के साथ घुमा सकते हैं। बड़े-बड़े केसेस में सर अगर कोई ऑफर देता है तो या कॉर्पोरेट या कोई भी तो दिखा सकते हैं सर अपने डॉक्टर बिठवा के कि पागल है। नहीं देखो गवर्नमेंट का अपना मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, वो चेक करते हैं आपको। तो और ही कर दिया है सर फिर तो भाई तुम्हारे कंडक्ट भी तो देखिए ना जज के सामने, तुम क्या पागल? कोड देखो, कोड इतनी बेवकूफ नहीं होती जितना तुम समझ रहे हो, है ना? तुम छोटी छोटी बातों के लिए पागल थोड़ी हो जाओगे। क्या कर रहे हो ऐसे इसके लिए पागल हो जाओगे? नहीं मैं तो बड़ा सिनेरियो क्या है? तुमने ऐसी देखो ऐसी कौन सी ऑफर दी है जिसका तुम्हें पागल हो गए इसको खत्म कराना है? रिवोकेशन कर दो, पागल क्यों होना है? ठीक है? ए ने बी को ऑफर दी कि भाई मैं आपसे ये 10 कंप्यूटर्स $10 लाख में बल्कि बेच रहा है, ए बी को बेच रहा है, बट ए ने कंडीशन लगाई कि जो पेमेंट होगी मैं थ्रू कैश लूंगा। ठीक है? क्या लूंगा? बी ने ए की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक कहानी उसने ये दी कि मैं इसको थ्रू चेक पेमेंट करूंगा। ऑफर इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड? क्या नहीं पता? कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो इसका मतलब ऑफर लैप्स हो जाएगी। बात क्लियर है? क्योंकि आपकी कंडीशन क्या थी कि आपने कैश में पेमेंट करनी है। आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं उसे कि मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको पेमेंट कैसे करूंगा?
थ्रू चेक। तो इसका मतलब है जो ऑफर के साथ कंडीशन लगी थी वो आपने मानने से इनकार कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब भी कंडीशन चेंज कर दिया ना हमने, आपने ये सिनेरियो ए बनाया, मैंने एक सिनेरियो में बनाता हूं बी, उसने कहा कि मैं 100% ऑन डिलीवरी लूंगा, यानी जैसी आपको मैं कंप्यूटर दूंगा आपने पूरे पैसे देने, आपने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करते हुए कहा कि 50% मैं दूंगा आपको एट डिलीवरी एंड 50% आफ्टर 1 मंथ। ये एक्सेप्टेंस हो गई, ये एक्सेप्टेंस हो गई, बोलो भाई। ऑफर एक्सेप्ट नहीं तो फिर ऑफर एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई? नहीं हुई, क्योंकि आपने जो कंडीशन थी उसको कंडीशंस को मीट नहीं किया। एक बात याद रहेगी, ये बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे तुमने एक चीज और लिखनी है कि ये क्या है, ये क्या है भाई, लिखोगे एग्जाम में। एग्जाम में जब भी ये सवाल आएगा आपने लिखना है कि दिस इज अ काउंटर ऑफर। आइदर हाँ, इस काउंटर ऑफर का इफेक्ट ये है कि जो ओरिजिनल ऑफर थी वो क्या हुई, लैप्स हो गई। लिख लो, ये ऐसी बना लो एग्जाम्पल। और ये भाई सारे एग्जाम में सवाल आते हैं, जब करोगे पास पेपर में सब समझ आ जाएगी तुम्हें। सर ये इसको हम रिजेक्ट क्यों बोले, लैप्स क्यों बोले? लैप्स इसलिए बोल रहे हैं कि रिजेक्शन का मतलब होता है मैंने आपके साथ ये ऑफर रिजेक्ट कर दी, मुझे नहीं चाहिए ये चीज। यहाँ पे वो रिजेक्शन नहीं कर रहा, वो कंडीशन मीट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। रिजेक्शन ये है कि आपने ऑफर दी, उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये रिजेक्शन। रिजेक्शन अलग चीज होती है भाई, ठीक है। ये भी ऑफर ही कर रहा है भाई, ये काम भी ऑफर ही कर रहा है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो? ये लिख लो, ये चीज है। हाँ जी, काउंटर ऑफर वो नहीं हो कि मतलब अगर एक ऑफर मैंने दी है तो अगले दिन मतलब सर उसके बदले एक और ऑफर दे दी, ऑफर ही दी है ना ये, लेकिन वो सर उसी कंडीशन में फिट कर रहे हैं उसको। नहीं कंडीशन चेंज कर दी ना उसने, कंडीशन चेंज कर दी ना। तो कंडीशन चेंज करना क्या है, अब वो आपको काउंटर ऑफर दे रहे हैं। अब आप अगर इसको एक्सेप्ट कर ले तो ये टर्म को, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप मान लेते हो कि ठीक है मैं 50% डिलीवरी पे ले लेता हूँ और 50% किस पे ले लेता हूँ, आप कहते हो 50% डिलीवरी पे और 50% आफ्टर 1 मंथ, तो इसका मतलब है वो ऑफर दे रहा था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो नाउ ही बिकम ऑफरर एंड यू बिकम एक्सेप्टर। क्लियर है? एक और एग्जांपल लिख लो, उसने आपको ऑफर की, इसको मिटा दूं मैं, एग्जांपल है इसलिए लिखवा रहा हूं कि भाई ये सिनेरियो 2-3 तुम्हारे पास जहन में होने चाहिए। लिख लो, बी सिनेरियो है। पहला सिनेरियो था कैश वाला, दूसरा था डिलीवरी वाला। बता दो। ए ने बी को ऑफर की कि भाई मुझे आपसे 10 टन ऑफ कुकिंग ऑयल चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि मुझे आप 10 kg के बैग्स बना के देंगे। क्या बना के देंगे भाई? ठीक है, और प्राइस क्या है? 250 रुपीज पर केजी। क्लियर है?
बी ने एक्सेप्ट की ऑफर, प्राइसिंग एक्सेप्ट कर ली उसने कहा कि मैं 250 के ऊपर ओके हूं, लेकिन मैं आपको 5 kg के बैग बना के दूंगा। ऑफर एक्सेप्टेड है या ये लैप्स हो गई? क्योंकि आपने कंडीशन मीट नहीं की और ये आपने काउंटर उसको दे दी। क्लियर है, बात समझ आ रही है? तो इस तरह के सिनेरियो ध्यान में रखो, ये सिर्फ पेमेंट के सिनेरियो नहीं हो सकते, डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट सिनेरियो बन सकते हैं। सही नेगोशिएशन हो गया, इसको तुम नेगोशिएशन भी कह सकते हो, लेकिन नेगोशिएशन आमतौर पे प्राइसिंग की होती है, कंडीशन ही नेगोशिएशन नहीं होती है। कंडीशन ये है कि भाई आपकी कोई अलाइनमेंट हो रही है कि यार हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं करना चाह रहे, ठीक है। काउंटर ऑफर में बता चुका हूं, subsequent illegality or destruction. An offer come to an end when it become illegal or the subject matter is destroyed before its acceptance. ठीक है। Akmal offered to sell 10 bags of rice to Babar for rupees 2000. Before its acceptance, a law banned the sale of rice. The offer terminate. ठीक है। एक important concept है, वो भी लिख लो यहाँ पे। ए ने बी को ऑफर दी किस चीज की? राइस सेल करने की। कितने के जी है भाई इसमें? 10 बैग्स ऑफ राइस। कितने रुपए के? 2000 की, ठीक है ना। ए ने बी को ऑफर दी, बी ने क्या करना है इसको? आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है। ए ने बी को ऑफर दी, अब बी ने अभी एक्सेप्टेंस not yet accepted, और यहां पे बैन हो गया। बैन क्या बैन हो गया? राइस की सेल बैन हो गई। आप राइस खुली मार्केट में नहीं बेच सकते, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, ठीक है। ऑफर क्या हुई? लैप्स हो गई। कैसे समझ आ रहे हैं भाइयों? कैसे समझ आ रहे हैं? दूसरा सिनेरियो में बनाता हूं, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी एक्सेप्टेड द ऑफर। नाउ क्या होगा? क्या हुआ? वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा? सही वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये होगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट नहीं भाई, दो अलग अलग चीजें। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहती है द कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ध्यान में रखना कि अगर एक्सेप्टेंस से पहले बैन लग गया तो ऑफर लैप्स हुई है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस के बाद अगर ये बैन लग जाए तो क्या होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, ठीक है, इन्फोर्सेबल बाय, ठीक है। याद रहेगा ये बात। Akmal offered to sell 10 bags of rice to Babar for rupees 2000. Before its acceptance, the law banned the sale of rice. The offer terminates. आग लग जाने की सूरत में क्या होगा? आग लग जाने की सूरत में क्या होगा? देखो, जब तुम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी पढ़ोगे तो आग लग जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट आपका लायबल हो गया। ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब फर्स्ट कर लो तुम्हारे 2 गोडाउन है, एक में आग लग गई तो तुम्हारी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होगी। ये तुमने पढ़ना है। हाँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आसिफ ऑफर्ड टू सेल हिज हॉर्स टू जाहिद। द हॉर्स डाइड बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय जाहिद। द ऑफर टर्मिनेट। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो? सही है। यहाँ पे हम जरा 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह फिर शुरू करते हैं। आज कितने बजे तक क्लास है? 2 बजे तक? 2:15 तक है? नहीं यार, 1 बजे खत्म सर, 1:15 तक कैसे होगी? कितने बजे शुरू हुई है? 12:15 से 1.5 घंटा बन जाओ। नहीं करो यार, 1.5 घंटा हो गया हमारा। नहीं करो यार, फिर तो मेरा होल्ड कर लो पे जरा। यस सर, फिर का तो फायदा ही नहीं ना फिर।
1:15 तक तो बहुत कम है यार क्लास। हाँ 1:15 है भाई, 11:45 से 1:15, बड़ी जल्दी टाइम निकल गया। केस करने के लिए केस कर कौन सा केस? आपसे बगैर कुछ नहीं। अच्छा भाई एक्सेप्टेंस पे आ जाओ भाई, यहाँ तक क्लियर हो? अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? ऑफर की रूल्स पढ़ लिए, हमने टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ ली, हमने इनविटेशन टू ऑफर पढ़ ली और लैप्स ऑफ एन ऑफर पढ़ ली। ठीक है, रिवीजन करे हो साथ साथ? चैप्टर 1 कर लिए? ठीक है, सबने कर लिए? चैप्टर 1 कर लिए? मैंने चैप्टर 1 के एमसीक्यू कराने भाई, रिवीजन करके आ जाओ। ठीक है, मैं अब करूंगा क्या कि चैप्टर 2 खत्म करने के बाद चैप्टर 1 चैप्टर 2 के एमसीक्यूज और पास पेपर, ये सारे इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा रमजान में क्लासें हमारी सैटरडे संडे सही है? सैटरडे और संडे हो सकता है कुछ। नहीं है। सर फ्राइडे और संडे मेरे ऑफिस का टाइमिंग ना 9 से 5 है, 9 से 5। अब मुझे सेटिंग बताओ। सैटरडे संडे 5 बजे के बाद, 5 का मतलब ये होगा कि मैं 5 के बाद 5:15 आ जाऊँ नहीं सर, और फिर इफ्तार साथ करें हम यहाँ पे बैठ के। यही तरीका हो सकता है। मेरे कराने का मसला नहीं है, मैं 4 इफ्तारी करा सकता हूँ भाई, आपको फिक्र न करें आप। ठीक है, आप तैयार हो गए? इफ्तारी में तैयार हो या पढ़ने के लिए तैयार हो? यानी खैर अभी हम देखो संडे रखना पड़ेगी, इसलिए 2 ऑप्शन है कि संडे ना रखें, एक क्लास चलाएं, वो मैं नहीं चाह रहा। अच्छा, मेरा पिछले जो सेशन था शुरू का पहला महीना मैंने 2 क्लासों पे चलाया था, उसके बाद मैंने 3 क्लासें ली थी और हमारा कोर्स बहुत आराम से एंड ऑफ जनवरी से पहले ही खत्म हो गया था। मैंने जनवरी खींचा था, जनवरी खींचने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बहुत सुकून से खत्म हो गया था। ये फास्ट ट्रैक वाला फास्ट ट्रैक वाला नहीं था, ये नॉर्मल ट्रैक है भाई। तुम मेरा पीछे वाले तो फीडबैक तो लो, दिसंबर के एंड तक वो 80% कोर्स पढ़ चुके थे। ठीक है ना, और ये मैं बता रहा हूँ कि शुरू का पहला जो 1.5 महीना था वो 2 क्लासों पे चला था। उसके बाद जब हम 3 क्लासों पे आए तो फिर सही रहा फिर उसमें। तो मैं अगर रमजान में 2, बट मुझे 2 क्लासें मिनिमम चाहिए। ठीक है, सैटरडे को लंबी क्लास रख दो, संडे को सैटरडे की लंबी क्लास मैं रख दूंगा, तुम लोग पक जाओगे। तुम, मैं बता रहा हूँ थ्योरी के सब्जेक्ट में 4 घंटे मैं पढ़ा लूंगा, तुम नहीं पढ़ोगे। संडे को लंबी, सर संडे को लंबी रख लें, संडे को सही है। सैटरडे संडे को थोड़ी लंबी रख लें, संडे को बहुत सारी क्लासेस होती है, FR1 टैक्स वगैरह होती है। नहीं, सैटरडे की वैसे कितनी 1.25 घंटे की तो 1.5 घंटे की तो क्लास हो रही है। सर हाँ ये सही है, सही है। संडे को थोड़ी 2 घंटे की, संडे की 2 घंटे की कर लेंगे ताकि आना भी तुम लोग का फ्रूटफुल हो जाए। 1.25 घंटे फिर 2 घंटे की रख लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। यार देखो भाई, एक चीज ध्यान में बैठा लो पहले अपने ध्यान में, सीए में आ गए हो ना, रमजान, ईद, बकरीद, फलाना ढिमकाना, नहीं शादी हो तो अभी उम्र आएगी तुम्हारी यार, शादी छोड़ो। शादी में आज किसी की शादी में जाने में एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, खाना। ठीक है ना, तो खाना खाओ, फौरन तो निकल के आ जाओ। अम्मा अब्बा को बोलो भाई आप रुखसती करा के आएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। ठीक है, तो अपना ऑब्जेक्टिव एक ही होता है ना भाई, मेन्यू क्या है और क्या होता है भाई। ना अपने उसकी फैमिली से कोई ताल्लुक है आपका, ना इसकी फैमिली से, आपका एक ही ताल्लुक है, खाने से ताल्लुक है। ठीक है, तो अभी एक चीज देखो, जहन में एक चीज बिठा लो, एग्जाम में पास होना है ना, फोकस रखो, टेंशन ही नहीं पालो कि यार बड़ी गर्मी है, संडे में हम एक क्लास के लिए कैसे जाएंगे, हम ऐसे क्यों करेंगे, हम ऐसे क्यों करेंगे। होगा कुछ नहीं, ये सारा जो मलबा है ना, ये आएगा आखिरी के 2 महीने में, फिर होगी ऐसा प्रॉब्लम। तो भाई उसको पहले प्रॉब्लम क्रिएट होने ही ना दो ना। ठीक है, अभी एम्पल टाइम है, रमजान आ रहा है, रमजान के अंदर भाई कुछ पास पेपर हम करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन ये है कि भाई तुम कहो कि ठीक है अभी हमने पास पेपर कर लिए, ये तो सर ने सोल्यूशन भी हमें बताएं, हम इसको खुद अपने वर्डिंग में लिखते हैं और आप सर को भेजते हैं। मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है भाई, मेरा व्हाट्सएप बंद नहीं होता। ठीक है, मैं आपको विद इन अ डे जवाब दूंगा या नेक्स्ट डे जवाब दे दूंगा, लेकिन दूंगा तुम। तो ये जहन में रखो कि भाई तुमने अपनी प्रैक्टिस करनी है, मेरी मेहनत अपनी है, लेकिन तुम अगर मेहनत नहीं करोगे तो मेरी जगह कराची के 100 टीचर लाके खड़े कर दो, पास नहीं हो सकते। और पास होने का जो मंत्र है वो यही है कि भाई मैं तुम्हें गाइड करने के लिए बैठा हूँ, मैं मेहनत करने के लिए बैठा हूँ, बट सेकंड एफर्ट शुड कम फ्रॉम यू गाइस। मुझसे लोग पूछते हैं कि सर ये गुरु वो गुरु, मैं कहता हूँ भाई गुरु जो है ना, वो कभी देखना है ना शीशे के आगे खड़े हो, गुरु वहां नजर आएगा तुम्हें।
आप खुद गुरु हो अपने। जिस दिन आपने एफर्ट करने की ठान ली, आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पेपर पास करोगे। और जिस दिन आपने एक्सक्यूजेस के अंदर अपने आप को बिल्ड कर लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 50 गुरु से पढ़ो, आप पेपर पास नहीं कर सकते भाई। मैं देखे हैं, बहुत सारे केसेस देखे हैं। मेरा एक दोस्त था जिसके 8 से 9 साल ऑडिट का एक पेपर सीए फाइनल का नहीं निकला। 8 साल, मुझसे सीनियर थे, अब निकल गया। नहीं निकला, छोड़ दिया। ठीक है, एक बंदा था मेरे साथ का ही था, इकोनॉमिक्स रुका था उसका, 3 से 4 साल इकोनॉमिक्स रुका उसका। उस बंदे ने एमए इकोनॉमिक्स कर लिया, वो कहीं और है, सीए नहीं हुआ उसने। एक और मेरे सीनियर थे, आईटी का पेपर रुका था, सीए की क्वालिफिकेशन रुकी थी, आईटी पेपर पे निकल के नहीं दे रहा था, फिर 2-3 साल बाद निकला। पॉइंट मेरा ये है कि भाई देखो, अपनी लाइफ में इस फील्ड में आए हो ना, इस फील्ड का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तुम्हारा, हमने अपने टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसको निकालना है। ये फील्ड ये नहीं देखती कि कौन ए लेवल से आए, कौन किस स्कूल से आए, कौन बहुत ज्यादा आउटस्पोकन है, बोलने में अच्छा है। ये फील्ड सिर्फ एक चीज देखती है, पेपर में एफर्ट दे रहे हो नहीं दे रहे। और वो चीज, पेपर की एफर्ट एक चीज देखती है, हाउ यू आर प्लानिंग एंड हाउ यू आर प्रिपेयरिंग। इफ यू डोंट प्लान एंड प्रिपेयर, मैं आपको बताता हूँ, पेपर रुक जाएगा आपका। प्लान करो, पेपर समझ आना चाहिए। मेरा बच्चा जितने गए ना, लो जाके फीडबैक लो, सबको पकड़ लो पीछे से, पूछो मैंने क्या बोल रहा था। मैंने कहा था यार पेपर जब आएगा तो पेपर में पहले क्या अटेम्प्ट करोगे, दूसरी बार क्या अटेम्प्ट करोगे, तीसरी बार क्या अटेम्प्ट करोगे, सब पता था उन्हें। पूछ लो जाके उनसे, 40 बच्चे भी पिछली बार के थे, क्या हुआ उनके साथ। किसी के एक का जवाब नहीं होगा, सर आपने पेपर में बताया था या नहीं, हुआ नहीं इस तरह से। पेपर आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह खेलना है। भाई एक मैच होता है, वनडे मैच होता है, क्या होता है, कैप्टन को पता नहीं होता कि हमने क्या स्ट्रेटजी लेके चलनी है। स्ट्रेटजी इज द की, कि यार मैंने अगर ये इस मैच में जाना है तो मुझे इस तरह जाना है। तो ये चीज अपने अंदर बिल्ड करनी है। तो भाई एक्सक्यूजेस को छोड़ देना। रमजान है, तुम्हारे लिए टफ है, मेरे लिए भी टफ है। तुम बैठे हुए, मैं बोल रहा हूँ, मैं आऊंगा यहाँ पे, जब आऊंगा इंस्टीट्यूट के अंदर तो मैं 8 से 11, साढ़े 10 बजे तक क्लास लेता आऊंगा फ्रॉम IBA। तो मैं वहां से क्लास देके आके यहाँ पे 3 घंटे जब बोलूंगा या 1.5 घंटे बोलूंगा, तो रोजा मेरा भी होगा। तो एक्सक्यूजेस देखो, पैसे मिल रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट मुंह तो आपका है ना भाई, ये तो सूखेगा ना, ये पानी तो नहीं, बगैर पानी के तो नहीं चलेगा ना। तो ये चीजें छोड़ दो भाई, ध्यान से निकाल दो, पढ़ने पे फोकस करना है। ठीक है, तो मेरे साथ जो भी आखिर तक इंशाल्लाह रहेंगे, सबके साथ मेरी यही कोशिश होगी कि भाई पेपर पास करो, एफर्ट डालो। नॉट ओनली इन बी लॉ, हर पेपर को सीरियस लेके चलो। इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, ये सोशल मीडिया, वो फलाना, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, सब कुछ सही है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी प्रिपरेशन और स्टेटिक्स। दुनिया की सारी बुक्स पढ़नी है, स्टेटिक्स छोड़ दी, मैं आपको बता दूं आप फेल हो जाओगे। बुक्स चाहिए मुझसे ले लो, 20 बुक्स पढ़ी हुई, और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी हुई है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। पेपर कहाँ से आ रहे हैं? तो फिर ये सारे नोट्स कहाँ के बने हुए? मैं चाहता अभी इसमें PhD के नोट डाल के तुम्हें दे दूं, जरूरत नहीं है। आपने स्टेटिक्स पढ़ना है, स्टेटिक्स की लैंग्वेज पढ़नी है, सिनेरियो वहीं से बिल्ड होना है। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, जब तुम्हें पता है चीजें तो फिर स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से बनाओ ना। भाई देखो, अभी तुम्हारी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, तुम जो हैंड आउट पढ़ते जा रहे हो उसके मतलब जैसे चैप्टर 1 पढ़ लिया ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेन चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें थी, कॉन्सेप्ट क्या क्या थे, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए थे। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, तो तुम सोचो नहीं यार ये वॉइड एग्रीमेंट पूछ रहे हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहे हैं। यू शुड क्विकली आंसर कि भाई वॉइड एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट दैट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। मुझे तुमसे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। हर कॉन्सेप्ट की 2 एग्जाम्पल है और एक कॉन्सेप्ट याद होगा तुम्हें ना, याद करो तो रट्टा नहीं है। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें तुम्हें ये याद होना चाहिए कि इन्विटेशन टू रीड में क्या चीजें आती हैं, गुड इनफ है। एडवर्टीजमेंट में तुमने कहा एडवर्टीजमेंट जो है वो ऑफर नहीं होती, एक केस में ऑफर होती है, डिस्प्ले ऑफ गुड ऑफर नहीं होती, ऑक्शन टेंडर ऑफर नहीं होता, प्राइस इंक्वायरी ऑफर नहीं होती। गुड इनफ है भाई, अभी के लिए गुड इनफ है। तुम्हें पता है इस चैप्टर में लिखा गया है, ये गुड इनफ है। इस पे और ज्यादा प्रैक्टिस कब करनी है? ड्राफ्टिंग करोगे, अभी करोगे, जैसे चैप्टर खत्म करते जाओगे, पास पेपर करते जाओगे, ड्राफ्टिंग भी शुरू कर दोगे। और पास पेपर, मेरे जितने पास पेपर होंगे 15 साल के पास पेपर है, 15 अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा मैं,
मैंने तुम्हारे 2004 से 5 से कवर की हुई है चीजें, ठीक है ना। तो पास्ट पेपर की टेंशन भूल जाओ, ये टेंशन मुझ पे छोड़ दो कि मैं कितने पेपर कराऊंगा कितने नहीं कराऊंगा, ठीक है। इस चीज के टेंशन से निकल जाओ, सिर्फ फोकस ये करो आपको जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ते जाओ। 3 महीने गुजरेंगे, आप खुद बोलोगे हाँ भाई हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, हम मौसूम, ठीक है। इस चीज की टेंशन मुझ पे छोड़ो, आपका काम सिर्फ ये है कि भाई क्लास में आओ, पार्टिसिपेट करो और रेगुलर हो जाओ, ठीक है। चलो भाई, एक्सेप्टेंस। हु मे एक्सेप्ट, हु कैन एक्सेप्ट, हु कैन एक्सेप्ट। अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसको ऑफर है। और अगर जनरल ऑफर है, एनीवन हु हैज द नोटिस ऑफ ऑफर, ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ये हम पढ़ चुके हैं। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? अनकंडीशनल होनी चाहिए। ऑफर कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। ये लिख लो अपने पास कहीं पे, आप लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हो। ऑफर कंडीशनल हो सकती है। ए बी को ऑफर देते हुए बोल सकता है कि भाई मुझे जो बैग चाहिए ये सारे के सारे 10 kg के चाहिए। बी ये कंडीशन नहीं लगा सकता कि भाई ये मैं 5-10 kg के नहीं दूंगा, आपको 5-5 kg का बना के दूंगा। बात क्लियर है? तो फिर बी ऑफर इसकी तरफ से वो ऑफर होगी, हाँ ऑफर होगी, तो काउंटर ऑफर होगी। लेकिन ए की ऑफर जो है वो कंडीशनल है, बी की एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती, ठीक है। A offered to sell his scooter to B for rupees 8,000 and B agreed to buy it for rupees 7,000. क्या चाहिए? Offer can be conditional but acceptance cannot be conditional. क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप कवर कर रहे होते हैं ना, आपके जहन से स्किप हो जाती है, ठीक है। An offer to sell his scooter to B, A offered to sell his scooter to B for rupees 8,000 and B agreed to buy it for rupees 7,500. It is a counter offer and not an acceptance. If later on B is ready to pay 8,000, A is not bound to sell his scooter because B's counter offer has put an end to the original offer. ये concept हम पढ़ चुके हैं. An offer to sell 100 quintals of wheat to B at a sure price. B accept to buy 70 quintals only. It is not a valid acceptance since it is for the whole of the offer. क्या हो रहा है इसमें? मैंने आपको कहा कि भाई मैं आपको ये 100 क्विंटल्स ऑफ व्हीट जो है ये बेचूंगा इतनी प्राइस पे। आपने कहा कि ठीक है मैं खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको 70 खरीदूंगा। तो इसका मतलब आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी, क्योंकि एक्सेप्टेंस मैंने आपसे पूरी लॉट की मांगी, मैं तोड़ के बेचने पे तैयार नहीं हूँ। A customer asked a carpenter to build a cabinet for rupees $100,000 and the carpenter replies, "Okay, I will think about it." इसका क्या मतलब है? आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि आपने उसको अनक्वालिफाइड एक्सेप्ट किया ही नहीं। आप बोलते ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपने ऐसा कुछ बोला नहीं। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। A variation or alteration however small will make acceptance invalid. याद रहेगा ये बात? तो सर ये ऑफर अभी खड़ी रहेगी तब तक वो सोचेगा या तो फिर क्या होगा? नहीं, इसका मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको लैप्स हो गई, ऑफर लैप्स हो गई, ठीक है ना। क्लियर है? अगर टाइम मांग रहे हो तो उससे लैप्स क्यों होगी? देखो अगर आपको ऑफर दी, देखो अब ये तो बहुत जनरल एग्जांपल है, सर्कमस्टांसेस पे होते हैं, ठीक है ना। एक ये होता है कि भाई ठीक है आपने ऑफर दी, आपने कहा ठीक है मैं 3 दिन में सोच के बताऊंगा, ठीक है, ऑफर लैप्स नहीं हुई है यहाँ पे। लेकिन कुछ चीजें बहुत इंस्टेंट होती हैं। मैं आपको ऑफर दी, आपने कहा कि मैं अच्छे ये सोच के बताऊंगा, बराबर में ये कारपेंटर की दुकान है, मैं इनके पास गया, ठीक है कर दूंगा मैं, तो मैं अब आपके 4 दिन का वेट नहीं करूंगा, मैं इनसे ओके कर लूंगा। क्लियर? अच्छा इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ऑफर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड्स एंड मैनर प्रिस्क्राइब। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ भाई, एक्सेप्टेंस मस्ट बी acceptance must be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted. If the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted, the acceptance is not made in such manner. The proposer may, within a reasonable time after the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. If he fails to do so, he accepts the acceptance. Concept बड़ा अजीबोगरीब है, ठीक है ना। आप जरा पहले इसको समझते हैं।
ए ने बी को ऑफर दी, ए ने बी को क्या दी, ऑफर दी कि भाई मैं आपको सैंपल पे 5 लैपटॉप भेज रहा हूं, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे कैश का चेक लिख के भेजना। मैंने बता दिया आपने एक्सेप्टेंस का, कंडीशन लगा दी आपने, ठीक है। मोड बता दिया कैसे पेमेंट करनी है, क्या मोड है, कैश का चेक लिखना है। कैश का चेक का क्या मतलब होता है, पार्टी आइडेंटिफाइड नहीं है। कैश का चेक पता है ना क्या होता है, कैश का चेक ये होता है, चेक के ऊपर आप लिखोगे कैश, मतलब वो बंदा काउंटर पे जाएगा, उसके पैसे ले लेगा। क्रॉस करना का मतलब होता है आप अकाउंट में लागो। तो आपको आपने कहा कि भाई कैश में कैश का चेक लिख के देंगे, मुझे आप पार्टी का नाम आइडेंटिफाई करके नहीं देंगे, मतलब उसमें आप पार्टी ये नहीं लिखोगे, मुझे इस मोड में पेमेंट चाहिए, ये आपको बता दिया। अब बी ने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन चेक जो दिया वो क्रॉस चेक दे दिया। तो जो प्रिस्क्राइब मोड था क्या उसको उसने फुलफिल किया, बोलो हाँ या ना, नहीं किया, तो एक्सेप्टेंस हो गई। तो पहला रूल ये है कि अगर प्रिस्क्राइब मोड बताया हुआ है तो एक्सेप्टेंस उसी मोड पे होगी, उसके अलावा नहीं होगी। ये क्लियर है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अब दूसरा पॉइंट स्टार्ट करूं, अभी देते हैं, पहली तो खत्म कर लो, पहले दूसरी भी आएगी। ये बात समझ आ गई। अभी ये एक पॉइंट कवर हुआ है कि अगर प्रिस्क्राइब मोड है आपका, मैनर और मोड प्रिस्क्राइब है, तो आपने उसी मैनर और मोड में करनी है। क्लियर। आपने क्रॉस करके भेज दिया चेक, तो आपने मोड से डिविएट कर लिया, तो एक्सेप्टेंस इसका मतलब प्रॉपर नहीं हुई। कानून कह रहा है कि अगर ए इस मोड को, किस मोड को, क्रॉस चेक वाले मोड को एक्सेप्ट कर ले, तो बाद में वो ऑब्जेक्ट नहीं उठा सकता। मतलब उसने क्रॉस चेक लिया, क्रॉस चेक को बैंक में जमा करा दिया, पैसे आ गए उसके पास, बाद में उसने कहा कि भाई मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहता, ये मुझे 5 लैपटॉप वापस करो, ठीक है, और ये अपने पैसे पकड़ लो, क्योंकि आपने प्रिस्क्राइब मोड में पेमेंट नहीं की थी। क्या वो ये काम कर सकता है, क्या वो ये काम कर सकता है? आंसर इज इफ the proposer may within reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal should be accepted in the prescribed manner। वो ये काम कर सकता था, ये क्रॉस चेक वापस करता और उसको बोलता कि भाई मुझे कैश का चेक चाहिए, क्रॉस चेक नहीं चाहिए। वो ये काम कर सकता था। बात क्लियर है? उसने ये काम नहीं किया, एंड नॉट अदरवाइज। बट इफ ही फेल्ड टू डू सो, उसने क्या किया, उसने इस क्रॉस चेक को अपने पास जमा करा लिया, उसने कम्युनिकेट नहीं किया कि भाई मुझे कैश पेमेंट चाहिए, देन ही एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस। क्या मतलब हुआ? ही एक्सेप्ट द डिफरेंट मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अब वो इसको एक्सेप्ट करने के बाद फिर सब्सिक्वेंटली इससे डिविएट नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर की, ठीक है, और ऑफर के अंदर मैंने आपको प्रिस्क्राइब मोड ये बताया कि आप एक्सेप्टेंस करेंगे तो मुझे आप प्रॉपर लेटर के ऊपर एक्सेप्टेंस देंगे, ठीक है। मैंने आपको फॉर्म भेजा, एक्सेप्टेंस फॉर्म, कि आप इसको प्रॉपर्ली साइन करके अपनी एनआईसी वाला लेके भेजेंगे और उसके साथ तमाम अपनी डिग्रीज को अटेस्ट करके मुझे भेजेंगे। मैंने आपको मोड बता दिया एक्सेप्टेंस का। क्लियर है भाई अब्दुल्ला? ये मोड इनको बता दिया। क्या नाम है आपका? उमर। आपको ये नोट पता चल गया। आप लाओ वाली किस्म के इंसान थे, आपने फॉर्म भरा, डिग्री शिग्री कुछ भी नहीं थी, ठीक है ना। अब आपने ये मुझे फॉर्म भेज दिया, मेरे पास 2 ऑप्शन है। क्या है? पहला क्या है ऑप्शन? पहला ऑप्शन ये है कि मैं आपको बोलूं भैया अल्लाह के वास्ते पढ़ दो, ले भाई, जैसे एग्जाम पेपर देते हो वैसे तुम फॉर्म भर रहे हो, इसके साथ डिग्रियां भी देनी है। तो मैं आपसे पहला ऑप्शन ये है कि मैं इनसे क्या कहूं कि अपनी डिग्रीज दें। क्लियर? और अगर ये डिग्री नहीं देते तो इसका मतलब इन्होंने एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड में नहीं की। ये क्लियर है भाई? ये बात क्लियर है? दूसरी चीज, मैंने आपको आपकी डेफिशिएंसी के बावजूद एक्सेप्टेंस होने के बाद आपको जॉब पे रख लिया,
3 महीने में उमर साहब के कारनामे देख के इनको मुझे निकालने का दिल चाह रहा है, ठीक है। मैंने वजह क्या बनाई, मैंने कहा कि क्योंकि आपने डिग्रीज नहीं दी थी तो मैं आपको निकालना चाह रहा हूँ। क्या मैं आपको निकाल सकता हूँ इस बेस पे? क्यों? क्योंकि मैंने डिविएशन को एक्सेप्ट कर लिया था। अब मैं जाके नहीं कह सकता कि भैया क्योंकि मैंने इनकी डिग्रियां नहीं थी तो मैंने इनको एक्सेप्ट उस वक्त कर लिया था, लेकिन अब मैं इनसे वापस वो ले रहा हूँ जॉब। ये काम मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल। आपसे मैंने कहा कि भाई मुझे ये जो क्या कहते हैं क्वांटिटी है ये इस स्पेसिफिक पैकेजिंग के अंदर चाहिए। मैंने कहा कि भाई शीशे की बोतलों में मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आपने प्लास्टिक में आपने एक्सेप्ट किया और लिखा मैं प्लास्टिक की बोतलों में दे दूंगा, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। प्लास्टिक की बोतलें आ भी गई, मैंने उसको बेच भी दिया, फिर मैं कह रहा हूँ यार मैं तो शीशों को आपके साथ कॉन्टेक्ट किया था। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने डेविएशन एक्सेप्ट कर ली है। बात क्लियर है? इसको हाँ, डेविएशन काउंटर ऑफर नहीं करेगी। कौन सी डेविएशन? जो हमने दूसरा मोड देखो डिविएशन में तुम क्या कर रहे हो, मोड चेंज कर रहे हो, ऑफर नहीं दे रहे कोई, ये मोड है, सिर्फ मोड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मोड चेंज किया आपने, आप यहाँ पे एक्सेप्टेंस कर रहे हैं और उनपे मोड चेंज कर रहे हैं। ऑफर दे दो कि हमने आपको प्रोजेक्ट भेज दिया, आप एक्सेप्ट करें। नहीं, आप वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो एक्सेप्ट हो सकता है ना करे, आपको रीजनेबल टाइम दे रहा है कि भाई आप मुझे कैश के दे दो, लेकिन अगर आप नहीं देते तो एक्सेप्टेंस रिजेक्ट हो गई आपकी एक्सेप्टेंस। अगर आपसे उसने बोला कि भाई मुझे इस मोड में दे दो और आपने नहीं दी तो एक्सेप्टेंस क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई, ठीक है। क्लियर है बात? लेकिन ये इंपॉर्टेंट किस लिए है कि भाई अगर आपने डेविएशन को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप वापस पलट नहीं सकते। Silence cannot be prescribed condition. If I do not hear from you in 4 days, I shall assume goods are, ठीक है। ये एक आप कंडीशन नहीं लगा सकते कि भाई आपने मुझे अगर जवाब नहीं दिया तो मैं मानूंगा कि आप मेरी बात से एग्री हैं। ऐसा कोई आप पानी नहीं दे सकते। हाँ हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आजम मेक्स एन ऑफर टू बाबर एंड आस्क हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर बाय टेलीग्राम। Babar sent his acceptance by post. It is not a valid acceptance as acceptance was not made in prescribed manner. ठीक है भाई, क्लियर है बात? Acceptance must be given in a reasonable time. ये बिल्कुल वही रूल है जो आपका ऑफर का रूल था। If any time limit is specified and acceptance must be given in a reasonable time. If no time limit defined, it should be within a reasonable time. Acceptance must be given before the offer lapses or before the offer is revoked. In acceptance is subject to, इसको important mark करो, in acceptance is subject to, if acceptance is subject to formal contract, the matter will remain in negotiation state until formal contract is prepared and signed. इसको जरा important mark कर लो। देखो होता ये है, मैंने आपसे कांटेक्ट किया बट मैंने आपको ईमेल पे एक्सेप्टेंस दे दी और उस पर ये लिख के दिया कि भाई हम जब तक कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली साइन स्टैम्प पेपर पे नहीं कर लेते इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। तो बेशक ऑफर एक्सेप्टेंस की एलिमेंट्स पूरे हो गए, आपने ईमेल पे ऑफर दी, मैंने ईमेल पे क्या किया? एक्सेप्टेंस कर लिया, लेकिन इसकी इन्फोर्सिबिलिटी कब आएगी? जब हम स्टैम्प पेपर पे प्रॉपरली इसको साइन दोनों पार्टीज कर लेंगे। तो अगर आपका कोई भी एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो जब तक इन्फोर्स नहीं हो सकता जब तक कि वो प्रॉपरली साइन ना हो जाए, ठीक है। और कंपनी में आप देखते हो वहां पे स्टैम्प पेपर देखा आपने, येलो रंग का पेपर होता है, वो उसके ऊपर एक वो 200 रुपए वाला, 600 रुपए वाला, 1000 रुपए वाला, वो क्या होता है? वो स्टैम्प पेपर होता है, उसके ऊपर आप साइन करते हैं। जब तक वो साइन नहीं होता कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर ऐसा कोई एक्सेप्टेंस है जो सब्जेक्ट टू फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी कब तक नहीं हो सकती? जब तक वो फॉर्मली साइन ना हो जाए। क्लियर है बात भाई? अब्दुल्ला ये बात क्लियर हो रही है? रीजनेबल टाइम का मतलब है जैसे हमने कहा था ना, ऑफर मैंने आपको दी तो आपके पास एक रीजनेबल टाइम है कि एक दिन में ऑफर एक्सेप्ट कर दी, 2 दिन में एक्सेप्ट कर दी, बट कुछ चीजें, कुछ का रीजनेबल टाइम डिफरेंट होगा। मैंने आपको ऑफर दी, ठीक है, बट उसकी टेक्निकल इवैल्यूएशन मेरी ऑफर की 1 महीना ले दी है, तो अब रीजनेबल टाइम क्या है? 1 महीना। तो रीजनेबल टाइम कैन बी चेंज फ्रॉम सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। केस नहीं, आप अज्यूम नहीं करोगे, केस टू केस डिफर करेंगे। आप जब कोर्ट में जाओगे ना तो कोर्ट देखेगी, असेस करेगी कि हाँ भाई रीजनेबल टाइम है या नहीं है, आपको रीजनेबल टाइम दिया गया था या नहीं दिया गया था। बात क्लियर है? कोर्ट बताएंगे ना आपको
कोर्ट बताएगी, कोर्ट फैसला देते हुए बताएगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, आपकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना लाजमी है। 2 एग्जाम्पल हैं, इसके बाद हम क्लास खत्म करते हैं। ए अप्लाइड फॉर जॉब, अ सिलेक्शन कमेटी सिलेक्टेड हिम फॉर द जॉब बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। A member in his individual capacity informed A about the decision. Subsequently, the resolution was cancelled. Here there is no acceptance. देखो अब ये important है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी important है। आपका इंटरव्यू हुआ, 4 लोगों ने इंटरव्यू लिया, पैनल इंटरव्यू था, फाइनल इंटरव्यू था, उसमें से मैं मेंबर था, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया इनफॉर्मली कि भाई आपकी जॉब हो गई है। आपने अपनी पुरानी जॉब से रिजाइन दे दिया, जॉब का आपको अभी कंफर्मेशन लेटर नहीं आया, मैंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको कभी कम्युनिकेट किया है। कुछ हालात ऐसे हुए, कंपनी ने इस जॉब को ही क्लोज कर दिया, तो क्या आप कंपनी में केस फाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अभी तक कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की नहीं आई। क्लियर है, बात समझ आ रही है? इन Brogen versus Metropole Railway case, an offer to supply coal to the railway company was made. The manager wrote on the letter accepted, put in his drawer and forget all in relation to it. It was held that no contract was made because acceptance was. ठीक है भाई, अगर आपने एक्सेप्टेंस की और अपनी दराज में रख ली, तो जब तक दराज में रखे रहोगे कुछ भी नहीं होगा। तो दराज से निकाल के आपने क्या करना है, उसको पोज भी करना है। So acceptance must be communicated to the ऑफरी। सो गया भाई, ये लड़का ही सो गया अभी प्रॉमिसर को, ठीक है ना? क्लियर है भाई? तो यहाँ तक हम इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी सैटरडे को, ठीक है?